था 3 महीने में मैंने पढ़ा है और फिर विद 3 किड्स तो मतलब मैं रिकॉल नहीं कर सकी चीज़ें, लेकिन जब मैं पेपर दे के बाहर निकली और 2-3 घंटे के बाद जब मैंने क्वेश्चन्स रिकॉल करने शुरू किए, तो मुझे समझ आया कि यार ये हर वो चीज़ है जो मैंने पढ़ी हुई है और मैंने मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं थी और मैंने क्वेश्चन्स ढूँढे भी आपकी जो स्लाइड्स आप शेयर करती थी ना पीपीटी की, उन्हीं से मैंने हर क्वेश्चन का आंसर ढूँढा है बाद में आके। हाँ, बिल्कुल, देखिए सिलेबस से तो था, इसमें तो कोई शक नहीं, आप सही कह रही हैं। म मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैडम रिकॉल से नहीं था। तो भाई तुम लोगों को प पक्की-पकाई खीर थोड़ी ना देंगे, सारा थोड़ी ना रिकॉल से देंगे। नहीं, नहीं मैम अच्छा रिकॉल से भी मैं आपको एक बात बताऊँ मैम, मुझे अंदाज़ा हुआ है कि जब बाहर निकलते हैं ना सारे, तो वो कितनी बुरी तरह से वो क्वेश्चन्स को रिकॉल करते हैं। पूरे क्वेश्चन का मतलब ही बिगड़ जाता है और पेपर में दूसरी तरह आया होता है, फिर रिकॉल दूसरी तरह होता है। फिर वहाँ जाके जो रट्टे लगाए हुए होते हैं, जिन्होंने रट्टे लगाए होते हैं, तो वो पेपर खराब करके आ जाते हैं। वो अपना नहीं पेपर खराब में बिल्कुल करते इस तरह क्वेश्चन वो नहीं आते आने मैम। वालों का भी जी, जी, आने आने वाले का वालों भी का खराब खराब करते होता है। बहुत सारे क्वेश्चन्स ऐसे थे जो रिकॉल्स में से आए हुए थे मैम, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट थे। जैसे वो एक क्वेश्चन मैम हमारे रिकॉल बुक में है ना कि वो किसी के एक पेशेंट है जिसके फादर को कोई कंजेनिटल हार्ट डिज़ीज़ मेंशन की हुई है किसी ने उसको वो एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा है कि कपल है जो बिल्कुल ठीक है, उसके फादर को हीमोफीलिया ट्रेट है। हाँ, वो देखा है मैंने। हीमोफीलिया कैरियर है। वो एक्चुअल क्वेश्चन इस तरह है, जो रिकॉल बुक में पता नहीं कितने वाहियात तरीके से वो रिपीट हुआ हुआ है। कोई बात नहीं, नो वरीज़। आप आपने देखा है आप लोगों का जो समरी ग्रुप है, उसमें मैंने 200 क्वेश्चन पूरे कर दिए और मैंने एक एक काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था और वो ये था कि मैंने कीज़ भी लगा दी। अच्छा, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ भई, अब वो आधे रिकॉल में किसी ने 3 ऑप्शंस दिए हैं और किसी ने बज़वर्ड ओमिट कर दिया है, तो मैंने तो उसके मुताबिक असेस करना है ना, जो बज़वर्ड इसी था। तरह हुआ है ना मैम, यही इसीलिए तो मैं और आपको कह रही हूँ कि तो फिर तो मुझे मुझे तो अंदाज़ा भाई हुआ है। इनबॉक्स इतने आए कि मैडम ये नहीं था, ये था। फिर मैंने बंद कर दिया, छोड़ दिया। मैं कहा नहीं करना जी, चाहिए, तो जी, एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ैक्टली मैम, स्ट्रेस एग्ज़ैक्टली। होता है। बहुत बुरी तरह से लोगों ने रिकॉल्स किए हैं, क्वेश्चन आधे-आधे क्वेश्चन्स किए हैं, ये तो कुछ-कुछ नहीं किए। हमेशा ये तो हमेशा ही होता है। तो इस वज़ह से मैम वो सारा वही उड़ गया। लेकिन मैम एक एक मेरी एक सजेशन है, बाकी आप मुझसे बहुत बेहतर समझती हूँ क्योंकि आप तो बहुत अरसे से ये पढ़ा रही हैं। हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। मैम अब अगर जब आप नेक्स्ट कोर्स करवाएँगी ना मैम, तो वो आप इस तरह करवाएँ कि उसमें हमें ये जो हुँ, एमआरसीओजी की जो बुक्स हैं, वो भी कवर करवा दें साथ। आप हमें बिल्कुल टाइम मैंने दें तो कि अब जो है तुम लोग मास्टरिंग कर लो, बिल्कुल, तुम लोग के पास 10 दिन है, बिल तुम लोग इसमें मास्टरिंग खत्म कर लो। मतलब इस तरह से मैम हमें लेके चलें ताकि हमें पता हो कि हमने क्या हुँ, करना है। हुँ। नहीं, नहीं, मैं भी सोच रही थी कि जस्ट एक मिनट कि एमआरसीओजी की बुक्स करने से ना फ़ायदा तो होगा ऑब्वियसली। लेकिन इसके अलावा मैंने अभी तो खैर ये ओरिएंटेशन सेशन आपके टॉक्स के लिए है, थ्योरी का तो नहीं है, लेकिन व्हेन इट विल बी फॉर थ्योरी स्टूडेंट्स, तो उनको तो मैंने ना टोटली चेंज ही कर देना है कॉन्सेप्ट। दे विल ओनली रीड फ्रॉम गाइडलाइंस, दे विल ओनली डू गाइडलाइंस और एमआरसीओजी की बुक्स भी ना 20-25 हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ गाइडलाइन फॉलो कर लें तो किसी बुक से भी आ जाए, यू कैन ईज़िली टैकल इट, क्या ज़रूरत है खबर होने की। जी, वी विल डू द रिकॉल्स एंड वी विल डू द ग्रीन टैब गाइडलाइंस नाइस एज़ जैसी वो हैं वैसे ही करेंगे। तो फिर कुछ भी नहीं होगा, नथिंग, एनी क्वेश्चन कैन बी ईज़िली सॉल्व्ड। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहें तो कुछ भी कर लें। मैं मुझे जो है जस्ट एक मिनट। मैम आपकी वो टोक्स की बुक भी ऑर्डर करनी है, वो भी बता दें इसको किस तरह मतलब क्या करें? सॉरी यार कॉल आ गया। बुक्स का मैं सब कुछ बताती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, नज़र आ रही है पीपीटी? नाम क्या है आपका? मरियम? हू इज़ विद मी? कौन बात कर रहा था मुझसे? मैं आमना हूँ, आमना। मैं मेरा आ रहा होगा ये डॉक्टर अजमल के नाम से। बेसिकली आज मैं अपने हस्बैंड के लैपटॉप से मैं साइन इन हुई हूँ, तो वो उन्हीं का आ रहा है नेम। मैं आमना हूँ, आमना हैदर। ओके, ओके आमना। ठीक है, मैं आवाज़ जानी-पहचानी लग रही है। जी, ओके मैं आमना। आपकी थ्योरी से स्टडी कोर्स पे आप आपके साथ हूँ। ओके, आमना बहुत अच्छा आपका फीडबैक था अबाउट योर कमिंग जूनियर्स कि वो ज़रूर करें नॉलेज के लिए।
मैंने तो गाइडलाइन के सबको कहा अलावा है। हाँ, आर्ट्स मुझे मुझे बुक्स भी करेंगे। बहुत सारी मैं पिम्स की ट्रेनी हूँ मैम, मुझे बहुत सारी लड़कियों ने कॉल करके पूछा है कि आप हमें बताएँ कि डॉक्टर हिरा के कोर्स से आपको कोई फ़ायदा हुआ है? मैंने कहा फ़ायदा? मैंने कहा कोर्स लो वो लो तो तुम लोग को समझ आए कि पढ़ना क्या है। चलिए जज़ाकल्लाह। अब एक और भी उनको मशवरा देना वो मैं तुम्हें जी मैम, बताती हूँ। जी मैम। अच्छा वही मशवरा ये है कि वैसे ये जो रिफ्रेशर कोर्स है ना स्टैंडर्ड टोक्स के जी, लिए, जी। जी, जी। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई हमने थ्योरी दी है तो हम वेले हैं तो हम क्या करें, तो चलें हम यही कर लें। बट ये ना सिर्फ आपके लिए नहीं है। इसका जो आइडियल कैंडिडेट है ना वो ओबीजी का रेज़िडेंट है। चाहे वो फर्स्ट ईयर रेज़िडेंट है, चाहे वो फोर्थ ईयर रेज़िडेंट है। वेदर ही इज़ और शी इज़ डूइंग एमएस या एमसीपीएस। अगर आप यू आर डूइंग प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम ओबीजी की हुँ, किसी भी हुँ। डिग्री के साथ कर रहे हो तो ये उनके लिए है। ये लेकिन आप लोग जो 7th फ़ैब वाले हैं जिन्होंने अभी थ्योरी दी है, तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये इसलिए भी है कि ऑब्वियसली अब एग्ज़ाम का भी रिज़ल्ट नहीं आया। 10 दिन लग जाते हैं, 10-12 दिन जब जो पिछला आप लोगों का देखती हूँ मैं रिकॉर्ड, तो लग जाते हैं 2 हफ़्ते ना। तो इसमें फिर आप लोग क्या को ख्वाब आएँगे अजीब-अजीब से ना अपने पेपर्स के, क्वेश्चन्स के। तो हम आपको थोड़ा-सा अलग टास्क दे देते हैं ताकि आपकी ये जो कमिंग 2 वीक्स हैं ये ज़ाया भी ना जाएँ और इसमें आपको जो है आपकी विन-विन सिचुएशन हो। पेपर देने के बाद 2 ऑप्शन होती है ना, पास होते हो या फेल होते हो और तो कोई ऑप्शन नहीं है। एग्ज़ैक्टली। लेकिन हाँ, कोई ऐसे आप लोग कुछ इस तरीके से अपने कमिंग डेज़ को यूटिलाइज़ करो कि कुछ भी रिज़ल्ट हो ना, तो आप एट पॉज़िटिव साइड पे हो, वे ना विन-विन साइड पे हो। तो इसका एक तरीका यही है कि आप जो आपके क्लिनिकल सिनेरियोज़ हैं ना, उनको अटेम्प्ट करें। और क्लिनिकल सिनेरियो अटेम्प्ट करने का टाइम तो वही होता है ना जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो। आप पेशेंट से डील कर रहे हो, उससे हिस्ट्री ले रहे हो, यहीं से तो आपके अच्छे रिफ्लेक्स बनना शुरू होते हैं। चलो फॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली वो आपका टाइम अगर गुज़र गया है बिकॉज़ यू पीपल हैव गिवन योर एग्ज़ाम 2 डेज़ अर्लियर, लेकिन अब भी टाइम है, अब भी टाइम है, ठीक है? तो पास फेल तो बंदा होता रहता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए रिग्रेट्स कि पता नहीं था, बताया नहीं किसी ने, काश टाइम वापस आ जाए और काश जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे हमें पता चलता कि हाउ टू टेक क्लिनिकल हिस्ट्रीज़ और कैसे आपने प्रोसीड करना है अपने केसेस को, अप्रोच कैसी होगी पेशेंट के साथ, किसी चीफ कंप्लेंट को या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को कैसे लेके चलना है, कैसे डीडी बनानी है या कोई अच्छा प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाना है, एग्जामिन तो करते ही हो, जीपी सारी दुनिया करती है, एमबीबीएस से करते हो, लेकिन किसी मैस एब्डोमेन के लिए कैसे करना है या किसी प्रोलैप्स के लिए कैसे करना है। तो ये जो है आपके दिल में रिग्रेट ना हो। इफ यू पीपल हैव दीज 2 वीक्स या कोई और भी है जो ट्रेनिंग कर रहा है, तो ये उसके लिए सबसे अच्छा टाइम है कि ऐसे रिफ्रेशर कोर्सेज आप ज़रूर करें, जहाँ से भी हो रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कहीं भी नहीं हो रहा है, इसलिए तो मैं करा रही हूँ। तो ये करने मैम चाहिए। मैं आपको जो ऑनेस्ट बात बताऊँ, मैंने किसी और का ना पूछा है ना पता, क्योंकि मैम मुझे लगता है कि मैं आपके साथ केमिस्ट्री मैच कर गई है। चलो, मुझे लगता है हम दोनों ही बात कर रहे हैं। हम ना बाकी पता लोग नहीं मैम, किधर हैं? हुँ, बाकी लोग शायद से सुन रहे हैं हमारी बातें। हम अच्छा बोल रहे हैं ना, बाकी हमें लोग आवाज़ बस चुप करके सुन रहे हैं डॉक्टर आमना, डॉक्टर हिरा अस्सलाम वालेकुम। बाकी लोग बस चुप करके सुन रहे हैं। कौन सा हो तुम, है मेरा ना? तो दुख ही नहीं खत्म हो रहा। हाँ, खानसा हूँ डॉक्टर आमना, मेरा दुख ही बस नहीं ठीक खत्म है, हो रहा पेपर का अभी तक। कुछ नहीं होता खानसा, कोई डॉक्टर बात हिरा नहीं। वो दुख खत्म नहीं हो सकता। पिम्स के वो जो है ना पेपर के बाद से अब तक वो है, अब तक रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं, आप दुःख ना रहें, आप दुआ करें, ठीक है? लेकिन ये वाला काम नहीं करना, ये जो सामने नज़र आ रहा है। कोई भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तैयारी की है, अच्छा की है, फेल हो गए तो फिर भी आपको कोई मसला नहीं है, यू विल टेक इट कि यार हमने तो की थी ना अपनी तैयारी, तो अल्लाह की रज़ा थी ये। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप कुछ खुद से नहीं करते, फिर आपको यार लेकिन पछतावे डॉक्टर हिरा होते हैं। डिपार्टमेंट को फेस करना इज सो डिफिकल्ट। आई वाज टॉकिंग टू डॉक्टर आमना द अदर डे। अच्छा, मुझे तुमने तो किसी तुमने चीज की टेंशन नहीं है, डिपार्टमेंट की तुमने है माइंड बस। तुमने अपना माइंड बना लिया कि तुमने फेल होना है। मैम मैंने नहीं खानसा पता को नहीं, यही मुझे लग रहा समझाया है है कि डिपार्टमेंट में जो बैठे हैं तो वो कौन से फर्स्ट अटेम्प्ट में आके पास होके बैठे हैं, सबने इसी नहीं तरह पढ़ा है, नहीं, सभी इसी तरह आए हैं। जो तुम्हें पढ़ा रही है उसने भी अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, तो नो वरीज।
ठीक है। हाँ, और बस ये मैं तो लक कहती की हूँ बात होती है ना, ये एग्जाम लक पे भी होता है। यार तुम लोगों ने ना लकी नहीं बनना, तुम लोगों ने बनना है वो वाला कैंडिडेट हार्ड जो वर्किंग। अपने अपने एफर्ट से जो मुस्तहिक होगा, जो पास होगा। ये सिर्फ लक की बेस पे तो पास हो गए, तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करनी ना, मरीज तो नहीं मारने। ठीक है, डू नॉट बी लकी, बी हार्ड वर्कर। चले तो आज का सेशन का यही है मेरा थीम कि देखो जिंदगी में हार जीत होती रहती है, पछतावे नहीं होने चाहिए। दे आर एक्चुअली किलिंग। ठीक है, यू फील वेरी गुड इफ यू हैव गिवन योर बेस्ट एंड इवन देन यू कैन नॉट मेक इट। ठीक है, आपको पता है हमने तो जो मेरी एफर्ट थी वो तो मैंने कर ली, और अल्लाह की इस चीज में होगी मसलहत। तो लेकिन आप खुद से ना पढ़ो, अपना टाइम वेस्ट करो, और अगर आपको कोई सही बात बता रहा है उसको उसको ना मानो। और नसीहत आपके दरवाजे पे आई थी और आपको दस्तक देती रही, और अपॉर्चुनिटी आई और देती रही, और आपने से देख लिया दिस इज द बैड थिंग। ठीक है, इससे फिर आपको रिग्रेट्स आते हैं और ये बड़े किलिंग होते हैं। चले इनको अवॉइड करते हैं, हाउ वी कैन डू दिस। तो वी विल नॉट डू इट अगेन। ठीक है, हम पास हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि एग्जाम अगर डिफिकल्ट था तो वो सबके लिए डिफिकल्ट था। और लिटरली मैंने आपके क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं, उसमें से 10-15 ऐसे थे जो मुझे भी नहीं आते थे। ठीक है, और किसी को भी नहीं आते। 100% तो कोई चाहता ही नहीं आए। यू जस्ट वांट टू स्कोर 75% एंड दैट्स इट। ठीक है, तो लेट्स मूव अगेन, मूव अहार्ट। और वो क्या है जो हमारे पास कमिंग टाइम है। अगर मैं अज्यूम कर लूं तुम सबके सब फेल हो गए, इससे एक ही ऑप्शन है ना बुरी, जिससे आप डर रहे हो। चलो हो गए फेल, बट नेक्स्ट दोबारा पेपर देना है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन आप 4 साल की ट्रेनिंग करके जाया तो नहीं करोगे ना। तो ये वो वाली विन सिचुएशन है कि आपकी क्लिनिकल अप्रोच अच्छी होने वाली है। एग्जाम में हमेशा कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बल्कि सीपीएससी में तो सारे ही ऐसे होते हैं जिसमें प्लान ए तो होता ही नहीं, प्लान बी होता है। तो हाउ यू विल मेक अ प्लान बी एक्चुअली की, ये आपकी क्लिनिकल सेंस ही तो है, तो जो आपको डेवलप करनी थी व्हेन यू वर डूइंग ट्रेनिंग। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप कर लेंगे। चलें, अब आप अगर पास हो गए, अल्लाह करे आप पास हो। एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट था एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, तो इसलिए फिर ड्रॉप कर जाता है परसेंटाइज। चलें, आप पास हो गए, अल्लाह करे सब हो। तो फिर आप 2 हफ्ते अपने वेस्ट करने के बाद या ना सोने के बाद आप कहाँ स्टैंड करते हो? अगले 40 डेज में आपको एक पेपर देना है, और वो पेपर देना है जिसके लिए आपने कभी ट्रेनिंग में नहीं तैयारी की। और मे बी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हों जो अब थ्योरी सेकंड टाइम रिपीट कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जब वो फेल हुए थे तब भी उन्होंने टाइम वेस्ट किया था, है ना। चलो अब वो पास हो जाएंगे, तो फिर वो सोचेंगे यार ये तो पहले कर लेते, तो अब थोड़े पॉजिटिव होते तो इस अटेम्प्ट में चलो क्लिनिकल भी निकलता। ये तो ना कहते चलो वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में। तो ये विशेष सर्कल जरूर तुम लोगों ने अपने लिए बनाना है। इस जाल में ना फंसो। ठीक है, कोई ऐसा नहीं होता शख्स जो हमेशा फेल होता रहे। सूनर और लेटर ये एग्जाम पास होने वाला है। बट आप अपनी जिंदगी ना मिजरेबल बनाएं। आपकी अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, और उसमें रेग्रेट्स नहीं होने चाहिए। यू आर देयर टू गिव योर बेस्ट। और जब आपकी अप्रोच अच्छी है ना, तो बेस्ट ही होता है। पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव माइंड, फीलिंग्स, पॉजिटिव आउटकम ही लेके आती हैं। ठीक है, और वैसे तो ये अल्लाह का भी वादा है, जैसा आपका गुमान है वैसा आपका क्या कहते हैं अंजाम है। तो गुमान अच्छे रखने हैं और काम भी अच्छे रखने हैं। आई विल नॉट डू इट अगेन। ठीक है, आपका जी सिलेबस मैम। वही है। हाँ इंशाल्लाह आपका सिलेबस वही है जो आपके थ्योरी का था। अच्छी बात ये है, वो एक घिसी पिटी ऑन्कोलॉजी है, इन्फेक्शन है, मेडिकल डिसऑर्डर है, फीटल मेडिसिन है, पहले ही पक्के हो गए हो, अब दोबारा वही है। कोई नई चीज नहीं है, बिलीव मी, डू नॉट वरी। थोड़ा सा फोकस चेंज करना है जस्ट। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। पिछले पेपर में कॉलेज ने ये चाहा कि आपकी थ्योरी ग्रिप देखें। थ्योरी ग्रिप अच्छी है तो आपको पास कर दिया। ठीक है, अब आप आगे चलें। अब वो चाहते हैं कि आपको जो थ्योरी आती है, क्या आप क्लिनिकली उसको यूज कर सकते हो अपने पेशेंट। अल्टीमेटली तो पेशेंट ठीक करना है ना। तो क्या इस लाइक है ये नॉलेज कि इससे पेशेंट का डायग्नोसिस निकाल के मैनेजमेंट बनाई जा सके। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो फायदा ही नहीं है ना, नथिंग। दैट्स व्हाई यू कैन नॉट अटेंड कॉन्वोकेशन एंड यू कैन नॉट हैव योर डिग्री। ठीक है, तो फाइनल डिग्री तभी मिलेगी जब आप अपने क्लिनिकल या अपने टोक्स पास करोगे। पहले तो ये होता ना लॉन्ग केस होते थे और टोक्स अलग होते थे, तो अब इसका नाम उन्होंने रख दिया एक्सटेंडेड टोक्स, क्लिनिकल टोक्स। और स्टेशंस की तादाद बढ़ा दी है। पहले आपसे 12 स्टेशंस ले लेते थे एक दिन,
और 2 लॉन्ग केसेस नेक्स्ट डे ले लेते थे। अब एक्चुअली सब कुछ ही एक दिन होता है, ठीक है। और वो जो लॉन्ग केसेस थे उनका टाइम थोड़ा कम कर दिया, शॉर्ट केसेस बना दिया, बात एक ही है। और ये जो शॉर्ट केसेस हैं डेफिनेटली इस दफा आपके अटेम्प्ट में इनको पास करना मैंडेटरी हो जाएगा, जो कि पिछली दफा नहीं था, बट इस दफा इसने मैंडेटरी हो जाना। चलें वो भी देखते हैं क्या है सिलेबस। तो मैम समझ नहीं आई ये वाली बात। पिछले में शॉर्ट केसेस तो अगर आपने थोड़ा पास नहीं किया तो कुछ नहीं होता था उससे? हाँ नहीं, मैं बताती हूँ। देखो पहले तो लॉन्ग केस फेल हो जाता था तो बंदा फेल ही है ना। फिर आपकी जुलाई में एग्जाम चेंज हो गया था, जुलाई 2022 में ना। फिर लॉन्ग केसेस चले गए थे और उसकी जगह ना आ गए थे शॉर्ट केसेस। और शॉर्ट केसेस में पेशेंट नहीं आया था, रोल प्लेयर आया था। तो बड़े इजी हो गया आप लोगों के लिए उसको पास करना, तो पास होने लग गए। लेकिन फिर वो नहीं चाहते कि आप सिर्फ रोल प्लेयर के साथ यूज हो, आपको रियल पेशेंट का एक्सपोजर भी होना चाहिए। तो फिर नवंबर में रियल पेशेंट्स आ गए थे, जब नवंबर में एग्जाम हुआ था। तो जब रियल पेशेंट्स आए थे तो फिर उन स्टेशंस को जिन पे रियल पेशेंट्स थे, वो 2 स्टेशंस थे, गायनिक पे होता था केस रियल पेशेंट का और एक ओप्स का। तो उनका नाम उन्होंने ना क्लिनिकल केसेस या क्लिनिकल शॉर्ट केसेस दे दिया, ठीक है। दैट वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन नवंबर। तो उस वक्त तो उनको मैंडेटरी नहीं किया था अलग से पास करना, एवरेज ले लिया आपने 70% 14 स्टेशंस पे, तो आप पास थे। बट अब ऐसा होगा कि आपको ये जो क्लिनिकल आपके टॉक्स हैं जिसमें पेशेंट के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, आपने हिस्ट्री लेनी है और उसको एग्जामिन करना है और डीडी बनानी है, मैनेज करना है, ये आपके प्रोबेबली मैंडेटरी हो जाएंगे। अगर आप कोई भी क्लिनिकल शॉर्ट केस मिस करते हो गायनी का या ओब्स का, तो एग्जाम एज ए होल आपका रह जाएगा, ठीक है। तो ये लेकिन तो फिर वही पुरानी बात होगी मैम, ये तो पुरानी हाँ बात नहीं होगी। हाँ पुरानी होगी ना, वही छुरी को जैसे मर्जी खरबूजे पे को करो, खरबूजा ही कटेगा। नहीं तो ये तो वो नहीं कि फिर मोनोपोली उन्हीं दो एग्जामिनर्स की है उसकी, यही तो सारा इशू था पहले जो हाँ एक्चुअली 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 अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है, ठीक है। तो वो जो जुलाई वाले बच्चे थे वो अच्छे रह गए, नवंबर वाले नहीं तो थोड़े इन्होंने परेशान ये हुए। डिसाइड कर लिया कि अभी इट इज इन द पाइपलाइन, या ये कंफर्म नो नो फाइनल नो हो नो गया? नो 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 मैं बता रही हूँ ना, प्रोबेबली प्रोबेबली, ठीक है। लेकिन जो मेरे पास आउटकम आया ना, जिन बच्चों का जो बच्चे फेल हुए अल्टीमेटली, वो सारे बच्चे वही थे जो क्लिनिकल खराब करके आए थे। तो मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि इन्होंने अनाउंस किए बगैर फेल किया है। अब शायद आपकी दफा जब अप्रैल में ये एग्जाम हो तो वो अनाउंस भी कर दें, लेकिन आप लोगों ने इसमें नहीं रहना कि अब आपके क्लिनिकल जो शॉर्ट केसेस हैं वो आपके कंप्रोमाइज हो, ठीक है। आपने उनको 100% ही करना है तैयार, ठीक है। अब थोड़ी समझ आई है मेरी बात। पैटर्न चेंज हुआ था थोड़ा, इस्टेब्लिशिंग फेज में था, बट अप्रैल में जाके मुझे लगता है नाउ दे विल बी क्लियर व्हाट क्या करना है। पिछली दफा तो ये हुआ था कि कैंडिडेट्स वर एक्सपेक्टिंग रोल प्लेयर और सामने पेशेंट बैठे हुए थे, वही चिट्टे अनपढ़ पंजाबी सराइकी। चलो नो वरीज, मेरा मकसद अभी ये नहीं है कि तुम लोग डर जाओ। अब तुम सारी जिंदगी पेशेंट से ट्रीट को डील करते आए हो, तो ये तुम्हारे लिए नई बात थोड़ी है। थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज करना है, ठीक है। और इसको अच्छा करना है, ये नहीं करना कि सिर्फ एग्जाम की तैयारी करते हुए आपने आप जनाब और सलाम करना है, आपने बाद में भी करना है। और अच्छे रिफ्लेक्सेस जो बनते हैं वो इस एग्जाम की तैयारी में ही बनते हैं। इससे पहले आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो और इन चीज़ों को बिल्कुल ग्रांटेड लेते हो, या कोई समझाता नहीं है या समझ नहीं आती। तो अच्छे तरीके से अगर ये एग्जाम समझ आता है तो ये तभी आता है जब ये सर्वे पढ़ता है। बिलीव मी, मैं अगर ये कहूँ ना कि मेरी 4 ईयर की ट्रेनिंग एक तरफ और वो सारी एफर्ट एक तरफ जो मैंने इस एग्जाम को पास करने के लिए की अपने लॉन्ग केसेस, वो एक तरफ, जितनी लर्निंग मेरी क्लिनिकल केसेस को प्रिपेयर करने में होगी, ठीक है। तो ये अच्छा एग्जाम है, इससे सीखोगे तुम इंशाल्लाह। इससे तुम्हारी जिंदगियों में, तुम्हारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तुम्हारी अप्रोच में एक वाजे डिफरेंस आने वाला है। ये आप खुद ही कहेंगे इंशाल्लाह, यू विल से योरसेल्फ। मैं 1-2-4 बंदे पिक कर लूँ ताकि वो बता भी देंगे हुआ क्या। फिर आज को डे 0 लो और फिर आपने जब इस प्रोसेस से गुजरना है, इस सर्कल से गुजरना है, फिर बताइएगा कि कितनी लर्निंग हो गया। आमना, ठीक है। जी मैम, जी मैम, ठीक है मैम। आजिया, सिदरा, अरूज, फातिमा। अरूज तुमने तो पूरा पेपर ही निकाल के रख दिया, सबसे अच्छी तुमने बनाए हैं, परफेक्ट स्टेटमेंट थी,
और 4 या 5 ऑप्शन तुमने निकाल लिए थे, है ना? तो बड़ा अच्छा तुमने रिकॉल किया, दिया भी अच्छा होगा ऑब्वियसली, इतना अच्छा दिमाग है। और यार सना कौन है? छाए हुए हैं उसके रिकॉल। वही सना ज्वाइन किया हमें। सना ने ज्वाइन किया हुआ। सना ये तुम्हारे घूम रहे हैं सारे रिकॉल्स 7 फैब के। सना को पता ही नहीं, या सना का अपना नाम सना नहीं होगा, बेटी का यूज कर रही होगी आईडी। ओके नो वरीज, चलिए लेट्स मूव। सिलेबस आपका जो है ना क्लिनिकल टॉक्स का, उसमें जुलाई में 14 स्टेशन थे, नवंबर में 12 स्टेशन थे, ठीक है, लेकिन टाइम वही था। इन्होंने नवंबर में क्या किया कि वो स्टेशन 14 से 12 किए ना, तो एक स्टेशन को डबल टाइम दे दिया, लिंक्ड स्टेशन बना दिया। तो अगर आप सोचें तो थे तो 14 ही फिर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हुआ क्या। तो ये आपका सिलेबस है। अगर इनके मॉड्यूल्स को मैं ब्रॉडली डिवाइड करूं, वैसे तो 14 मॉड्यूल्स बनते हैं बाय RCOG, बट फॉर अस इफ वी आर गिविंग FC बेस एग्जाम और MS एग्जाम और MC बेस एग्जाम, तो ये लेबर एंड पोस्टनेटल एक तरफ रखें, फीटल एंड मेडिकल डिसऑर्डर को एक साथ रखें, ऑन्कोलॉजी को अलग रखें, यूरो को अलग रखें, अर्ली प्रेगनेंसी को अलग रखें और जनरल गायनी को अलग रखें। तो जो कवरेज है ना इस एग्जाम में, एक्सटेंडेड टॉक्स में कवरेज जो है लेबर की वो 20% है, फीटल और मेडिकल डिसऑर्डर की 30% है, ऑन्कोलॉजी में से एक ही स्टेशन आता है तो इसलिए 5-10% है, यूरोगायनी में भी एक ही स्टेशन आता है तो 5-10% है, अर्ली प्रेगनेंसी से भी एक ही आता है इसलिए 5-10% है, और जनरल गायनी इन्फेक्शन को इंक्लूड करके 30% आता है। तो इट्स मीन जो स्ट्रॉन्ग मॉड्यूल्स हैं इस एग्जाम के लिए वो लेबर है, फीटल मेडिसिन एंड मैटरनल मेडिसिन है और जनरल गायनी है। जनरल गायनी में कॉन्ट्रासेप्शन और इन्फेक्शन भी है इसलिए ज़्यादा है। लेकिन जो असेसमेंट होती है ना इन मॉड्यूल की, उसका अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे लेबर के जो स्टेशन आते हैं वो एज ए क्लिनिकल केसेस नहीं आते या स्ट्रक्चर डिस्कशन के तौर पे नहीं आते, वो आते हैं स्किल्स के तौर पे कि ब्रीच लीवर कर दो, फोर्सेप लगा दो, CPR हो गया, ठीक है, BPH हो गया, MD हो गया। जो फीटल एंड मेडिकल डिसऑर्डर का जो मॉड्यूल है ना, ये 100% क्लिनिकल शॉर्ट केस के फॉर्म में आएगा या स्ट्रक्चर डिस्कशन के फॉर्म में आएगा, ठीक है। मैं भी बताती हूँ व्हाट डज इट मीन बाय क्लिनिकल केस आर स्ट्रक्चर डिस्कशन। होइवर इसमें एग्जामिनर को ही फेस करना है, एनीमिया है या एनॉमलस बच्चा है। ऑन्कोलॉजी भी 100% क्लिनिकल केस या स्ट्रक्चर डिस्कशन में आने वाला है, ठीक है। यूरोगायनी 50-50 है, मतलब इधर दे विल गिव यू पॉप क्यू करके दिखाओ या ये यूरोडायनामिक ग्राफ्स हैं इनको इंटरप्रेट करो, या फिर आपको प्रोलैप्स का पेशेंट आ जाएगा, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का या फिस्टुला का आ जाएगा जिसका आपने स्ट्रक्चर डिस्कशन करनी है या उसको क्लिनिकल केस के तौर पे अटेम्प्ट करना है। अर्ली प्रेगनेंसी में क्योंकि वो MVA आ जाती हैं और बाकी प्रोसीजर्स भी थोड़े बहुत आ जाते हैं, सर्कलाज आ गया, तो 50-60% ये क्लिनिकल साइड पे और 50-60% ये स्किल साइड पे। जर्नल गायनी जो है वो अब अगर आप कहें 40-50% क्लिनिकल साइड पे है, जैसे इनफर्टिलिटी आ गया, ठीक है, PID आ गया, बट अगर कॉन्ट्रासेप्शन भी तो इसी में आता है, तो ये ज्यादातर फिर स्किल्स में ही आता है कि कॉपर्टी डाल के दिखाएं, मारिना डाल के दिखाएं, डिडेल डाल के दिखाएं, ये कॉन्ट्रासेप्शन बोर्ड भी आ जाता है कि डायबिटीज का ये पेशेंट है इसको क्या देना है, कार्डिक में क्या देना है, एपिलेप्सी में क्या देना है, ठीक है, चले या मूलर में क्या देना है। तो ये इस तरह से आएंगे। कुछ मैंने लिखा है मिसलीनियस एंड क्लिनिकल गवर्नेंस स्टेशन, कुछ मैंने ऐसे लिखा है। इससे मुराद ये है कि टीचिंग स्टेशन आ सकता है, इससे मुराद ये कि कोई ना कोई क्लिनिकल गवर्नेंस का आ सकता है कि ऑडिट करके दिखा दें या क्रिटिकल अप्रेजल करें किसी भी रिस्टार्ट स्लिप की, इस तरह के भी आ सकते हैं, लेकिन अभी समझ नहीं आएगा तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड। तो इसको मैं बताती हूँ। अभी जो आपका रिसेंट वन एग्जाम हुआ है, लास्ट डे का जो था FCPS का, वो 11 नवंबर को हुआ। चलो उसी को एक दफा देख लेते हैं उसमें क्या हुआ। अगर ब्रॉडली डिवाइड करें इस पेपर को, तो इस पेपर से जो मैंने असेस किया है ना, स्ट्रक्चर डिस्कशन ओब्स के केसेस की थी, स्ट्रक्चर डिस्कशन गायनी के केसेस की थी, क्लिनिकल शॉर्ट केसेस इसलिए बोला है, पहले ये लॉन्ग केसेस होते थे 1 आवर के, अब ये 30 मिनट्स के होते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा कम, इससे भी कम करें 24 मिनट्स के होते हैं।
तो है वही बात, जो काम पहले लॉन्ग किस में करना था 1 घंटे में, वो शॉर्ट करके अब हाफ टाइम में करना है। और एक जो लास्ट डोमेन है इस एग्जाम की, या जो स्टाइल है स्टेशन का, वो स्किल बेस्ड है। इसमें आपकी स्किल्स देखी जाएंगी। अभी थ्योरेटिकल एग्जाम तो है नहीं, इसमें आपको ऑब्जर्व किया जाएगा कि आप कैसी आपकी पेशेंट से अप्रोच है, अपने एग्जामिनर से अप्रोच है, क्या आप परफॉर्म कर सकते हो, लाइक यूट्राइन आर्टरी वाकई लगा सकते हो, एमबीए वाकई कर सकते हो, ठीक है, हेमाटोमा की मैनेजमेंट वाकई कर सकते हो, सीपीआर वाकई कर सकते हो। तो यहाँ आपकी असेसमेंट होगी। तो आपने देखा थ्योरी में आपकी नॉलेज को उन्होंने असेस किया था। अब आगे वाले जो एग्जाम है, जो पार्ट 2 है आपके एग्जाम का, उसमें आपकी प्रैक्टिस को या पेशेंट डीलिंग को अप्रोच किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो पार्ट्स हैं, दे आर लिंक्ड विद ईच अदर, क्योंकि आपकी थ्योरी अच्छी है तभी आप एक सेफ डॉक्टर हो, तभी आपको पता है कि आईटीपी की क्या को कैसे की क्या मैनेजमेंट है, तभी आपको पता है इनफर्टिलिटी की कितनी डिफरेंशियल्स हो सकती हैं, इसको कैसे लेके चलना है, ठीक है। तभी आपको पता है कि हेमाटोमा को कैसे लेके चलना है, कब इसको कंजर्वेटिव देखना है, कब इसको ड्रेन करना है तो फिर कैसे करना है, किस धागे से करना है, पोस्ट ऑप केयर क्या है, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है। तो 70% यू हैव डन इफ यू हैव डन योर थ्योरी, दिस इज ओनली 30%, ठीक है। अगर आता है तो फिर आता ही है, बिकॉज मसला तो ये था ना कि आता नहीं है, आता था तो कर ली थ्योरी, राइट, या कर लेंगे थ्योरी, ओके। अब इसमें जो उनके रेजिडेंट्स के लिए भी है ये कोर्स, तो उनको यह फायदा किस लिए है कि उनका तब उन लोग को थ्योरी नहीं दी, तो भाई एग्जाम तो देना ही है ना, ट्रेनिंग कर किस लिए रहे हो, एग्जाम ही दे पास करने के लिए कर रहे हो ना। तो सिर्फ थ्योरी पास करने के लिए तुम 4 इयर्स लगाओ, और क्लिनिकल जो उसका इंटेग्रल पार्ट है, जो आपका एग्जिट एग्जाम है, उसको पास करने के लिए आप उस वक्त का वेट करो कि थ्योरी पास होगी तो आगे चलना है, और एक महीने के अंदर करना है। तो हाउ यू कैन कंपेयर कैसे कर सकते हो 4 इयर्स को विद 40 डेज, नहीं कर सकते। तो इसकी रीजन पता है क्या है, इसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ, फिर होता क्या है। आप लोग पास हो जाओगे अभी थ्योरी में से, और आई नो जो मेरे पास डाटा हमेशा आता है, लेट्स सपोज तुम लोगों में से लास्ट टाइम मेरे क्रैश कोर्स में 200 लोग थे, तो 150 लोग वो थे जो मेरे आगे वाले कोर्स में जिन्होंने ज्वाइन किया क्रैश कोर्स को, क्लिनिकल क्रैश कोर्स को। तो इट्स मीन 50 लोग नहीं पास हुए, या मैं कहूँ 70 लोग पास नहीं हुए, तो 150 तो हो गए। परसेंटेज आपके सामने है कि ये 60% बच्चों ने एग्जाम पास कर लिया, ठीक है। लेकिन अब ये जब 60% आए मेरे पास क्लिनिकल कोर्स में, उनमें जो पास हुए उनकी परसेंटेज जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले थे, वो पता है कितनी थी, इमेजिन करें कितनी थी, हु विल टेल मी। फर्स्ट अटेम्प्ट में थ्योरी पास कर रहे हो 60%, 5% से ज्यादा नहीं होगी मैम, 5 भी बहुत है, क्योंकि 5 मैम भी हमें बहुत पता है। है ना हम इसमें 0 होते हैं। हाँ तो देखो, फेल तो फिर भी हो गए, फायदा ऐसी थ्योरी पास करने का, फेल तो फिर भी हो गए ना। जो बच्चा आपके साथ आप थ्योरी में अपेयर हुए, आप पास हो गए, एक रह गया, वो फेल था, आप पास थे। आप क्लिनिकल में गए, आप फेल हो गए, तो फेल तो आप भी हो, और जिसने थ्योरी नहीं दी आप वो भी फेल है, दोनों ही तो एक जगह पे ही हो। तो फिर क्या क्या ऐसा करना चाहिए कि ये परसेंटेज क्यों रहे लेस देन 5%, और क्या पीछे रीजन है। इसकी रीजन यही है कि तुम लोग तैयारी नहीं करते इस एग्जाम की, तुम इस एग्जाम को लास्ट 40 डेज में रखते हो, जब थ्योरी पास होगी तो फिर ये नहीं होता पास। क्या 40 दिन में कोई मौजा हो जाएगा तुम्हारे अंदर में, हम गोल के डाल देंगे कि पेशेंट से कैसे बात करनी है, या एसओबी की जो डिफरेंशियल्स हैं वो सिर्फ एनीमिया ही है, थायराइड नहीं हो सकता। जो काम पूरे 4 साल नहीं किया वो अगले 40 डेज में भी नहीं होने वाला। the way you approach the patient, the way you undress her, the way you switch on the light, the way you use the instrument, the way you pick the forceps, the way you apply the vacuum, आपकी हर बॉडी मूवमेंट कह रही होती है कि ये तैयारी 40 डेज की है, ये 4 इयर्स की नहीं है, ठीक है। ऐसा ही है ना, सेकंड रिफ्लेक्सेस 40 दिन में नहीं बनते बच्चों,
ये बनते हैं कॉन्टिन्यूस एफर्ट से। तो दैट्स वाई ये जो आज का सेशन है ये मेरा रेजिडेंट्स के लिए, बिकॉज दे हैव टाइम टू मेक एस्टैब्लिश अ स्टैंडर्ड रिफ्लेक्सेस, क्योंकि अल्टीमेटली तो भाई पास होना है। अब देखिए इस दुनिया में हम लोग आए हैं, इस दुनिया में सब नहीं मर जाना है, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों का कंसेप्ट यही है कि मुस्लिम, जो लोग मुस्लिम हैं और जो नहीं है उनका भी उनके मुताबिक भी इस दुनिया में एंड ही हो जाना है ना। तो हमारा तो फिर आखिरी आखिरत ही है ना लास्ट, तो तैयारी तो उसकी करनी थी, दुनिया में तो नहीं दिल लगाना, तो ट्रेनिंग तो नहीं पूरी उम्र चलेगी ना, पास भी करना है पेपर, इतनी एफर्ट की है तो कंसल्टेंट बनना है, कंसल्टेंट वाली अदाएं सीखनी है, तो वो अदाएं सीखने का टाइम है आपके पास, तो सीखो। ठीक है, चलें। तो इस तरह से बच्चों आपके जो पेपर की जो डिवीजन होगी कि 3 केस होंगे, 3 या 4 केसेस होंगे गायनी के, जो स्ट्रक्चर डिस्कशन के तौर पे होंगे कि एक सिनेरियो आपको दिया जाएगा जिसपे एग्जामिनर बैठा होगा, ठीक है, वो ये कहेगा कि रीड द सिनेरियो, आप उसे पढ़ लेंगे, फिर वो आपसे कहेगा कि इस सिनेरियो को पढ़ के आप बताएं कि आपकी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हिस्ट्री के, कि आप एक डिफरेंशियल बनाएं अच्छा सा, आपने वो बताने हैं 2-3 मिनट के अंदर, और ये टोटल टाइम 12 मिनट है, 2 मिनट तो पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, 10 मिनट्स आपको परफॉर्म करने के दिए जाएंगे। तो इन 10 मिनट्स में 2 या 3 मिनट आपने हिस्ट्री बतानी है कि भाई इस सिनेरियो में मैंने ये चीजें पूछनी है, तो एग्जामिनर ने आपको कुछ नहीं कहना, पढ़ाना थोड़ी है, वो तो आगे चला जाएगा, उसकी की में जो चीजें होंगी आप बोल रहे हो तो वो टिक करता रहेगा, फिर वो पूछेगा ठीक है अब इस पेशेंट को ना आपने क्या एग्जामिन करेंगे, क्या स्पेसिफिक वो फीचर्स हैं जो आप देखना चाहेंगे, फिर आपने वो बता दिया 2-3 मिनट में, फिर आपसे वो पूछेगा कि इसकी कौन सी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन करानी है कि आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए, आपने वो बता देनी है, फिर वो आपसे पूछेगा अगले लास्ट 2 मिनट्स में कि मैनेज करो इसको, आपने मैनेज कर दिया, ठीक है, तो बस घंटी बज गई, नेक्स्ट सेशन। अब मेरी बात सुने, आपके पास एक सिनेरियो आता है जिसमें आपको कहा गया है कि पेशेंट प्राइमरी ग्रेविडा है और शी इज 14 वीक्स पे है एंड शी इज हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन डूइंग ऑर्डिनरी हाउस होल्ड एक्टिविटीज, तो एंड शी इज नॉट टेकिंग सप्लीमेंट्स, या सप्लीमेंट्स नहीं ले रही बट शी हैज हैविंग हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अर्लियर, और तो हाउ यू विल टेक हर हिस्ट्री, या हाउ यू विल अप्रोच दैट पेशेंट, या आंसर एग्जामिनर क्वेश्चंस, ठीक है, आपने पढ़ लिया भाई 14 वीक्स की प्रेगनेंसी है, प्राइमरी है या मल्टी है, बट इसको एसओ भी है और इस ये जो है ना इसको मेनोरेजिया भी है, थोड़ा क्लिक कर गया ना कि मेनोरेजिया के साथ एसओ भी एनीमिया की वजह से है, लेकिन स्टिल आपने डिफरेंशियल तो एक्सक्लूड करने हैं, तो एग्जामिनर ने बोला आपसे कि चलें ठीक है हिस्ट्री पॉइंट्स बता दें, तो अब आपने वो 2 मिनट्स में बताने हैं कि आप उस पेशेंट को कैसे अप्रोच करोगे कि आप एसओबी की क्लास निकाल लोगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ गलती कर दी ना तो और आप इसको बना दोगे कार्डिक डिजीज, तो फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन भी कार्डिक की होने वाली है, एग्जामिनेशन भी कार्डिक का होने वाला है, और मैनेजमेंट भी, और की तो बिल्कुल ही खत्म, की में तो आपने इस पेशेंट को आईवी आयरन देना था या ब्लड देना था और कंसल्ट करना था डाइट चार्ट के लिए, एचएमबी को बाद में जब प्रेगनेंसी के बाद होगा उसकी रीजन ढूंढनी थी और उसको एड्रेस करना था, पूरे गलत हो गया ना, मतलब हिस्ट्री अच्छी नहीं थी, पूरा स्टेशन खराब हो गया। फिर इस तरह से जो है आपके जो अच्छी हिस्ट्री है वो आपको एंड तक लेके जाएगी और जो बुरी हिस्ट्री है वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। चलो, तो इस तरह गायने के केसेस हो जाएंगे कि लाइक इट कुड बी इनफर्टिलिटी। अब 11th ऑफ नवंबर को क्या हुआ था, स्ट्रक्चर डिस्कशन पे जो फाइनल डायग्नोसिस बना था, जो सिनेरियो दिया गया था उसका ये बना था कि पेशेंट को सेकेंडरी से फर्टिलिटी थी, एचएसडी लेके बैठी हुई थी एग्जामिनर, उसने बताया कि ये देखो, अब उसमें ये था कि वो आई थी तो इनएबिलिटी टू कंसीव के साथ थी और सेकेंडरी से फर्टिलिटी थी, अब उसने उसकी हिस्ट्री वगैरह मांगी, एग्जामिनेशन मांगा, इन्वेस्टिगेशन मांगी, तो फिर उसने उसको एचएसडी दिया और बोला इसको इंटरप्रेट करो, तो उसने इंटरप्रेट किया कि बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज है, फिर नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन मांगो, वो लेप्रो है, मैनेज करो, आईवीएफ भी बनता है ना फिर तो बस खत्म हो गया। फिर कॉम्प्लेक्स सिस्ट थी जिसमें कॉम्प्लेक्स सिस्ट रिप्रोडक्टिव एज में आपको पता ही ना ट्यूमर मार्कर मंगवाने हैं, और फिर अगर वो भी खराब है तो फिर सिटी शिटी कराना है, इस तरह केस चलेगा, वो भी 10 मिनट में आप कर लोगे। फिर पोस्टमेनोपाथल ब्लीडिंग वाली थी, अब पोस्टमेनोपाथल ब्लीडिंग का भी आपको अच्छी तरह पता है कैसे लेके चलना है, एट्रोफिक है तो उस लाइन पे अगर थिकनेस ज्यादा है तो बायोप्सी कर दी, जो बायोप्सी पे आ गया उसके मुताबिक ले चले। तो इस तरह के आपके स्ट्रक्चर डिस्कशन गायनी के केसेस थे। फिर इसी तरह ओब्स के थे,
जिसमें कि एनीमिया 11 वीक्स पे आ गई थी, और आपने सिनेरियो पढ़ लिया, फिर नीचे लिखा हुआ था कि एग्जामिनर के क्वेश्चंस को आंसर करें। एग्जामिनर ने बोला कि हिस्ट्री बताओ कौन सी लोगी, एग्जामिनेशन पे क्या देखोगी, या इन्वेस्टिगेशन क्या मांगोगी, और हाउ यू विल ट्रीट हर। तो देखें 10 मिनट में गप्पे तो नहीं मारनी, टू द पॉइंट ही रहना है ना। अच्छा, फिर प्रोस्टेटिक हार्ट डिजीज वाली पेशेंट आ गई है अभी आपके पास। इसका सिनेरियो है, एग्जामिनर के क्वेश्चंस हैं कि चलिए अगर ये प्री कंसेप्शनल पीरियड में आती तो क्या करना था, और अब अगर 8 वीक्स पे आ गई तो क्या करना है। वारफरिन खा रही है तो बंद करोगे, नहीं करोगे, INR का क्या करोगे, हैपन का क्या करोगे, बच्चे में क्या करोगे, लेबर में क्या करोगे, यही सारी बातें चलती रही, मैनेज होगी। 10 मिनट में अगर ये स्टेशन आता है तो बहुत सारे आंसर्स दे सकते हो, अगर नहीं आता तो फिर चुप करके बैठोगे। तो हाइपोथायराइडिज्म का सिनेरियो था, लेकिन वो हाइपोथायराइडिज्म था नहीं। पेशेंट आई है हीट इंटॉलरेंस के साथ या कोल्ड इंटॉलरेंस के साथ, ठीक है, और वहां से आपने अप्रोच करना है कि इट कुड बी एंजाइटी, इट कुड बी साइकोलॉजिकल इफेक्ट, इट कुड बी थायराइड। वो अप्रोच आपने बनानी है। और फिर फाइनली जब एग्जामिनेशन आपने एग्जामिनर से मांगा तो उसने दे दी नेक्स्ट स्वेलिंग, फिर तो मुझे फिर मैनेज हो गया। जब अच्छा हिस्ट्री नहीं मांगोगे तो एग्जामिनर ने नेक्स्ट स्वेलिंग भी नहीं देनी होगी, इसलिए चलो। और फोर्थ सेशन था पर्प्यूरल सेप्सिस का, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि सेप्सिस है, उन्होंने बोला कि डिलीवर हुई है अभी 12 दिन पहले और कोल्ड वार्म पेरिफ्रीज के साथ आई है, और लोग क्या गंदा सा है इसको। तो इसके वाइटल्स ही हैं, वाइटल्स देखोगे तो 2 एसआरआईसिस के फीचर्स आए और साथ में लोग क्या गंदा है, तो ये सेप्सिस ही है ना। फिर यहाँ से आप इसको मैनेज करो, इन्वेस्टिगेशन भेजो। तो इस तरह आपकी स्ट्रक्चर डिस्कशन ओब्स की 11 नवंबर को FCPC एग्जाम में ऐसे थी। फिर एक पेशेंट था, वो ये नहीं कह रहा था मुझे ITP है, एक्चुअली वो बाद में बना। वो पेशेंट था जिसको मेनोरेजिया था, 32 वीक्स पे थी, और उसको ब्रूजेस थे, एग्जामिनेशन पे भी ब्रूजेस थे, जब इन्वेस्टिगेशन मांगी तो प्लेटलेट्स डाउन थे, ठीक है। और उसके बाद फिर IT थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के डिफरेंशियल एक्सक्लूड किए गए, SLE, APLS, हाइपरटेंशन, TTP, हेल्प, कितने सारे हैं ना, हर एक पे बहस हुई। फाइनली ITP निकला, फिर ITP को मैनेज कर दिया, स्टीरॉइड दिए या जो भी दिया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, क्लिनिकल शॉर्ट केस है ना, तो हुआ ये कि 2 स्टेशन थे, लिंक्ड स्टेशन। एक स्टेशन पे मरीज थी, ठीक है, और उसमें कमांड ये थी कि यू हैव, 12 मिनट का स्टेशन था, बट 2 मिनट आपको दिए गए थे कि यू कैन स्टेबल योर सेल्फ, कंपोज कर लें। बट जो एक्चुअल परफॉर्मेंस टाइम होता है यूजुअली वो 10 मिनट्स ही मिलता है। तो उसमें आपने पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिन करना है और समरी बनानी है। इट्स मीन 4 मिनट्स या 3-4 मिनट्स में हिस्ट्री लें उससे। और एग्जामिनेशन पे नवंबर में इन्होंने सिर्फ यही बोला था टू द पॉइंट एग्जामिनेशन करें, जैसे आपने ब्रूजेस देख लिए या PA कर लिया, मतलब वो नहीं GP करो और पूरा एयर एग्जामिनेशन, थ्रोट एग्जामिनेशन। और सेम फॉर गायनी था कि बाय मैनुअल नहीं कराया, PA तक ही रखा था। बट आई कैन नॉट कमेंट कि अब क्या होगा, they can add bimanual too, या they can give keep a dedicated station सिर्फ जिस पे आपकी स्किल पे आ जाए, और you have to do the breast examination, या only PA करना पड़ जाए, या only पूरा GP करना पड़ जाए। तो आपने एग्जामिनेशन करने हैं, ठीक है, हॉस्पिटल जाना है, पेशेंट से अप्रोच करनी है, एग्जामिनेशन करने हैं, इनको अल्लाह वल्लू नहीं छोड़ना, ठीक है, एफर्ट करनी है। वो भी कहते हैं ना तवक्कुल का ये मतलब है कि अपना खंजर तेज रखो और फिर अल्लाह पे भरोसा रखो, ये नहीं कि तैयारी नहीं की, जंग की और जंग लड़ने चले चलो। तो फिर 12 मिनट में आपने क्या किया, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और समरी, और आराम से हो जाती है। ITP अगर अच्छा आता है तो 4 मिनट भी बहुत है हिस्ट्री लेने के लिए, 4 मिनट भी बहुत है, ठीक है। और एग्जामिनेशन अगर अच्छा आता है तो PA करना था ना, उसमें तो 2 मिनट भी बहुत है, तो आराम से 3 मिनट में समरी बनाओ। फिर नेक्स्ट स्टेशन पे गए, एंड देयर वाज अनदर एग्जामिनर। उसने आपसे पूछा कि अब बताओ समरी जो बनाई थी पिछले सेशन पे, तो बतना सुनाई। फिर आपसे पूछा कि अपने डिफरेंशियल्स बताओ, एटलीस्ट 3 तो आने चाहिए, और सबसे पहला जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, उसी को आपने मैनेज करना होता है। तो आप उसको मैनेज कर दिया आपने ITP को, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम है क्लिनिकल शॉर्ट केस। एक गायनी का था, एक ओब्स का, हर जगह, लेकिन हर स्टेशन पे ऐसा नहीं था। ये अगर मैं ये कहूँ कि लाहौर में ITP था, ओब्स का केस, तो कराची में एनीमिया का था, ठीक है, इस्लामाबाद में
डायबिटीज का था, तो इट्स मीन नवंबर में क्लिनिकल शॉर्ट केसेस वर डिफरेंट, रेस्ट ऑल सेशंस वर सेम एंड स्टैंडर्ड विद स्टैंडर्ड कीज, लेकिन क्लिनिकल शॉर्ट केसेस वर डिफरेंट, देयर वर डिफरेंट पेशेंट्स एंड डिफरेंट स्टोरीज, और देयर वाज नो की। तो इट अगेन डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर, अगर वो आपसे सेटिस्फाइड है कि आपकी पेशेंट की अप्रोच कैसी है और एग्जामिनर से अप्रोच कैसी है, तो ही पास होंगे। तो इट्स मीन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, घरों में नहीं बैठना, यू हैव टू इंटरेक्ट विद पेशेंट, टेक हिस्ट्री, एग्जामिन हर, ठीक है। द सेकंड वन गायनी का था, उसमें मैस एब्डोमेन था, बूढ़ी पेशेंट थी जिसका मैंने देखा, लेकिन बाकियों में यंग पेशेंट को भी बिठाया हुआ था, यंग पेशेंट को मैस एब्डोमेन था, यंग पेशेंट को इनफर्टिलिटी है, ठीक है, या कोई आ गई है एचएमबी के साथ, फाइब्रॉइड के साथ, प्रोलैप्स के साथ, तो क्योंकि ये डिफरेंट थे। बट जिन कैंडिडेट से मैंने ये डिस्कस किया, उनके पास मैस एब्डोमेन था। तो इसी तरह आपने 12 मिनट्स एक स्टेशन पे थे, नेक्स्ट स्टेशन था, 12 मिनट्स नेक्स्ट पे थे, केस एक ही था। तो पेशेंट से कमांड ये थी कि हिस्ट्री लें, पेशेंट को एग्जामिन करें और समरी बनाएं। कुछ सेंटर्स पे समरी नहीं बताई गई, मतलब उन्होंने कहा समरी ना लें, बट कुछ में ये भी कमांड थी समरी लें। तो हम ऐसे ही तैयारी करेंगे कि हमारी रिफ्लेक्सेस ऐसे बने कि वी कैन टेक हिस्ट्री एंड डू एग्जामिनेशन एंड मेक समरी इन 10 मिनट्स, ठीक है। और फिर नेक्स्ट सेशन पे आपको कहा गया कि समराइज योर केस, व्हाट आर योर डिफरेंशियल्स, मैनेज द फर्स्ट डिग्री, या इन्वेस्टिगेशंस बताएं क्यों मांगी हैं, ठीक है। फिर स्किल्स पे थे, एमवीए को परफॉर्म भी करना था, स्टरलाइजेशन भी बतानी थी, कॉम्प्लिकेशन भी बतानी थी। पहले ये होता था कि भाई एमवीए इसको असेंबल कर दें और बस चले जाओ, नहीं अब ऐसा नहीं होता, सिर्फ असेंबल नहीं करना, स्टरलाइजेशन नहीं बतानी, कॉम्प्लिकेशंस भी, इस पे वाइवा भी हुआ छोटा सा, 2-4 क्वेश्चंस भी डालने हैं, कॉम्प्लिकेशंस डेट बता दो, होगी तो फिर क्या करना है, ठीक है। और मुझे याद पड़ता है, खैर ये तो 11 नवंबर का है एफसीपीएस का, अगर फिर दिसंबर में एमसीपीएस का टॉक्स हुआ, उस पे विद एमबीए डूइंग पेशेंट की परफोरेशन हो गई, फिर वो उस पे था कि हाउ यू विल मैनेज द परफोरेशन, और ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग OBS surgical evacuation of productive consumption, you have to do the laparoscopy by any means. अच्छा, फिर ब्रीच पे ब्रीच का सिनेरियो है, आपका जूनियर आ गया और उसको नहीं आती, वो चाहता है आप उसे टीच करें, ठीक है, आपने उसको टीचिंग करनी। फिर एक गायनी और ओब्स का कंबाइंड बोर्ड था जिसमें पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन डिस्कस की गई थी, एक बल्बल हेमाटोमा की थी, कार्डियोलैप्स वाली थी, और एक बर्श काल्पो सस्पेंशन के बाद रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट के साथ आई हुई थी, मतलब ब्लैडर फाड़ दिया, ठीक है। तो ये 3-4 केसेस थे। तो इस तरह से था आपका लास्ट एग्जाम, लाइक एनीमिया, प्रेगनेंसी, ब्रीच स्टिचिंग, एमबीए प्रोटोकॉल, कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, मैस एब्डोमेन, ओवेरियन कैंसर, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, मैंने बस एंड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। सी 125 वेटेड है, तो फिर खुद बताओ बी रूल क्या है, एम रूल क्या है, मैं निकाल के दिखाओ, सीडिंग लेबोरेटरी स्टेप्स बता दो, स्टेट वाइज स्टेटमेंट बता दो। 5वें स्टेशन पे फिर ओवेरियन सिस्ट है, यूनिलैटरल सिंपल सिस्ट है 6 सेंटीमीटर की, तो फिर हाउ यू विल अप्रोच इट, इसमें कौन से फीचर्स हो सकते हैं मैलिग्नेंसी के, सिंपल में तो कुछ भी नहीं होता ना, हाइपरथायराइडिज्म का सिनेरियो है प्रेगनेंसी में, डीडी बताओ, एग्जामिनेशन बताओ कैसे करोगी, थायराइड का क्या फीचर्स देखोगी, कौन सी लैब मांगनी है, टैकीकार्डिया ईसीजी मांगोगी, क्या देखोगी, साइनस टैकीकार्डिया वगैरह, एंटीबॉडीज क्यों मांगनी है, ट्रीट कर दो, कॉम्प्लिकेशन बता दो, ड्रग्स बता दो, डोज बता दो, कॉम्प्लिकेशन बता दो, अच्छा चलो फिर पूरा एंटीनेटल सर्वे बता दो, वार्निंग्स बता दो, ठीक है, ये सारी बातें। मैस एब्डोमेन का केस है, अब बताती हूँ, मैं एंड पे बताती हूँ। फिर बल्बल हेमाटोमा पे था, प्राइमरी ग्रेविटा माइक्रोसोमिया था, फोर्सेप लग गए और शॉक में चलेगी, ब्रॉड लिगामेंट या बल्बल हेमाटोमा एक्सटेंड कर गया, सुप्रालेवेटर बन गया। फिर इसमें ना पिक्चर लगाई हुई थी, पिक्चर थी वैसे एक ना, पिक्चर के साथ भी ले रहे थे, रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन बता दो, ठीक है, इसकी क्या पोस्ट ऑप केयर करनी है, सब फर्टिलिटी ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस पे बहस हुई, पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लोगे सब फर्टिलिटी की, अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो फिर क्या इन्वेस्टिगेशन है, कैसे मैनेजमेंट है, क्या स्टेज वाइज मैनेजमेंट है, पेशेंट अगर वेलुलर हार्ट डिजीज के साथ आ जाए तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग कैसे करोगे, कॉन्ट्रासेप्शन कौन सी दोगे, वारफरिन पे है तो कैसे मैनेज करोगे, कॉर्ड प्रेजेंटेशन है 8 सेंटीमीटर मल्टी कॉर्ड फेल्ट हो रही है विद फिटल हेड, प्रेजेंटेशन है, प्रोलैप्स नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने प्रोलैप्स बनाया वो तो फिर खराब हो जाएगा ना,
तो ये भी प्रेजेंटेशन ही थी 8 सेंटीमीटर पे, ऑब्वियसली सेक्शन ही करते हैं। हिस्ट्री एग्जामिनेशन ऑलरेडी डन, तो फिर क्या करना है, वैक्यूम लगाओगे, सीजरियन सेक्शन करोगे, ऑब्वियसली सेक्शन करना है। फिर अगर पिक नहीं हुआ आपसे, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस हो गई या फोर्सेप्स से कॉम्प्लिकेशंस होगी, तो इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे करनी है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, पेरिनेटल आउटकम गुड है, ठीक है, कब तक होता है, कितने मिनट में डिलीवर कर लो प्रोलैप्स को तो अच्छा आउटकम निकलता है, इस तरह के क्वेश्चंस। परप्यूरल सेप्सिस लॉन्ग स्टेम थी, फिर आपने पढ़ना था उसको, फिर इसके डेडीज बनाने थे, एग्जामिनेशन पॉइंट्स बताने थे, फिर कितना एचबी चाहिए, कितने एचबी हो तो आप उसकी इवैक्यूएशन करोगे, फिर एंटीबायोटिक्स देनी है तो वो कौन सी हैं और क्या डोजेज हैं, ठीक है। आईटीपी थी, एटीपी वाली पैरावन थी, 30 वीक्स पर डायग्नोज आईटीपी के साथ आई थी, और फिटस एसजीए भी था। एग्जामिनर आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट मैनेजमेंट ऑफ आईयूजीआर विद आईटीपी, और किसी से आईयूजीआर पूछा और किसी से आईटीपी पूछा और किसी से एनीमिया पूछा, तो कोई स्टैंडर्ड की नहीं थी, एग्जामिनर का जो मूड आ रहा था वो पूछ रहा था। परप्यूरल सेप्सिस वाली पेशेंट की भी हिस्ट्री यही थी, मैं 10 पोस्ट डिलीवरी, 10 एचबी था और ब्लीडिंग हो रही थी और फीवर भी था और इकोजेनिक मैस भी था अल्ट्रासाउंड पे, और डीएलसी भी 20,000 थे। एग्जामिनर आस्किंग कि उसको घर कब भेजोगी आफ्टर एडमिशन एंड प्लान खाना। चलो, तो ये इस तरह का एक डेमो मैंने आपको पेपर बता दिया जो आपका आएगा, मतलब जैसे नवंबर में आया था वैसे अप्रैल में आएगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, ये आपके स्टेशंस हैं, ये आपके स्टेशंस की स्ट्रेंथ है, ये आपके स्टेशंस का अप्रोच है, किस तरीके से आएंगे, ठीक है। कैसे आपका पूरे 14 या 12 स्टेशंस आपके मैप्ड आउट होंगे, आपने कैसे लेके चलना है, वो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो पूछ लें। यस, थोड़ा समझ आई है, ये नहीं आई तो पूछ लें। देखो गाइडलाइन तो रटे मारनी है, व्हाट वी आर विदाउट गाइडलाइंस, कोई फिर हमारा दीन ईमान है, हमारी होली बुक तो गाइडलाइन ही नहीं है ना, फिर हमने मैनेजमेंट उस पर ही करनी है, अपनी तरफ से तुक्के तो नहीं मारने। कैसे डिफेंड करोगे, हाउ यू, आपका ये एग्जाम ना ऐसे ऐसे होता है, जज बैठा हुआ है और आप लायर हो एंड यू आर डिफेंडिंग योर केस ऑन फैक्ट्स, तो व्हाट आर फैक्ट्स, योर गाइडलाइन। एग्जामिनर को आप कहते हो भाई गाइडलाइन में लिखा हुआ इसलिए कर रहे हैं ये, और अगर आपको डेविएट भी करना है गाइडलाइन से तो वी विल गिव यू सम वर्ड सिचुएशंस, प्लान बी भी देंगे। अब देखो डोपलर नहीं है तो गाइडलाइन में तो डोपलर लिखा हुआ है ना, लेकिन नहीं है तो फिर क्या करना है, फिर बायोफिजिकल कराएंगे क्योंकि वो भी क्रोनिक हाइपोक्सिया बताता है। तो ये ऐसे प्लान बी भी चलेंगे, आने भी चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर फिर क्या करता है, फिर वो आपको ये नहीं कहता यू आर वर्किंग इन नेशनल हॉस्पिटल लाहौर या कायदे आजम इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद या सिटी हॉस्पिटल इन मुल्तान, फिर वो आपको कहेगा आप चीजों की मलिया बैठे हो, अब बताओ क्या करोगे। दोनों तरीकों से आपकी असेसमेंट होती है, ठीक है, दोनों आने चाहिए ना। चले, ओके, अभी ना हम लोगों का एक चल रहा है रिपीटर सेशन, जैसे आप लोगों का बिगिनर चलेगा ना, हमारा एक रिपीटर भी चल रहा है, आज भी था वो, उनके साथ एनीमिया डिस्कस कर रहे थे, अगेन वही वाली बात आ गई कि एग्जामिनर को क्या बतानी है एनीमिया की घटा एसओजीपी पे या फिर नाइस पे। तो मैंने उनको बस एक ही मशवरा दिया, मैंने बोला यू हैव ओनली 10 मिनट्स, आपने इस बहस में अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, आपसे मैनेजमेंट मांगी है ना, इंडिविजुअलाइज करें, जिस पेशेंट को आप डील कर रहे हैं उस पे ही उसको आपने लेके चलना है। एग्जामिनर आपसे कट ऑफ मांगे, कट ऑफ डिफरेंट है एसओजीपी और नाइस के, तो डू नॉट आस्क फ्रॉम एग्जामिनर कि हम कौन सी बताएं, वो तो कहेगा जो मर्जी बताओ, तो आप दोनों ही बताएं, दोनों ही बताएं कि एसओजीपी सेज दिस एंड नाइस सेज दिस, ठीक है, क्योंकि इन दैट सिचुएशन यू आर ऑन विन विन साइड। तो दो हमारे केसेस होंगे एनीमिया और डायबिटीज का, जिसमें आई विल सजेस्ट यू इफ एग्जामिनर आस्क कि ओजीडीटी की क्या वैल्यूज हैं, सिर्फ नाइस की ना बताएं, एसओजीपी की भी बताएं, और बगैर उससे पूछे बताएं, और आगे लेके चलें केस, क्योंकि उसके 10-15 क्वेश्चंस, आप इसी बहस में बैठ जाओगे तो आपके क्वेश्चंस ड्रॉप हो जाएंगे, जितने क्वेश्चंस का आंसर नहीं करोगे मार्क्स कटेंगे, तो 10 मिनट बहुत जल्दी गुजर जाते हैं फिर इस तरह बहस में, तो आपने ऐसी कोई बहस इनवाइट ही नहीं करनी, ठीक है, ओके।
और इसी तरह एनीमिया के भी मैंने बोला है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में HB की कट ऑफ डिफरेंस है उसमें, तो वो दोनों बता देंगे। और डिफरेंस भी आई थिंक उसी में ही है ना, इस कौन से ट्राइमेस्टर में है डिफरेंस दोनों में? हाँ सेकंड किस में? नहीं सेकंड में डिफरेंस है, थर्ड में है। नहीं SOGP में थर्ड 11 को कहते हैं और नाइस में कहते हैं 10.5 को। हाँ यहाँ थर्ड में डिफरेंस है, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं कि इन कमिंग 2 वीक्स का हमने कैसे इनको बेस्ट यूटिलाइज करना है। तो व्हाट वी आर ऑफरिंग अ रिफ्रेशर कोर्स फॉर बिगिनर्स एंड ऑब्वियसली फॉर रेजिडेंट्स। फिर वो ये मत कहेंगे किसी ने बताया नहीं, मैंने बोला ना जिंदगी में पछतावे नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो पहले तो मैंने खैर सोचा था कि मॉड्यूल कवर करा दूं इनफर्टिलिटी, मेडिकल, कॉन्ट्रासेप्शन, लेकिन इससे ना बाइस्ड हो जाते हो। अगर आपको पता है इनफर्टिलिटी है तो फिर आप इनफर्टिलिटी के पीछे पड़ जाओगे, DD के पीछे नहीं पड़ते। अगर मैं आपको कह दूं ना हाइपरटेंशन का आज केस है, तो सारे के सारे हाइपरटेंशन पड़ के आएंगे, है ना। और एपिगैस्ट्रिक पेन को कोई भी नहीं देखेगा कि इसकी फर्दर DDs क्या हो सकती हैं। और जब आप क्लिनिकल एग्जाम में बाइस्ड हो जाओ, फोकस्ड हो जाओ, यही वो अकलौता और आजमूदा और सुनहरा नुस्खा है कि आप फेल हो जाओ। फेल होने के लिए एक ही नुस्खा काफी है कि आपको पता हो गया मरीज को क्या बीमारी है, क्योंकि उसके बाद दिमाग बंद हो जाता है, आप उसके पीछे पड़ जाते हो, भाई प्रोलैप्सी है। और होता है, ये ऑन रिकॉर्ड है, पेशेंट कह रही है समथिंग कमिंग थ्रू विजाइना, आपने सोच लिया दिस इज अ प्रोलैप्स, और ये प्रोलैप्स ही है। आप उससे VH डिस्कस कर रहे हो, आप उससे सैक्रो डिस्कस कर रहे हो, पैसरी डिस्कस कर रहे हो। द मोमेंट यू आस्क्ड एग्जामिनर gave me the findings, examiner said there is a polyp या एक ग्रोथ है coming through vagina /CC, you lost, ये आपने जंग हार दी बिकॉज आपने डिफरेंशियल्स को घास ही नहीं डाली। तो ये सबसे बुरी बात है कि आपको अपने केस का पता हो। आपको केस पता भी चल जाए तो आप कहीं नहीं पता, आपने जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है ना उसको ही आगे लेके चलना। और रिफ्रेशर कोर्स का भी यही मकसद है, ठीक है। तो वही लाइक इसमें होंगे आपके 9 सेशंस। और पहले सेशन में हमें तो पता है कि हमें इनफर्टिलिटी कवर कराना है, बट आपको हम कुछ बज़वर्ड्स देंगे कि PCO कैसे निकलेगा, एंडोमेट्रियोसिस कैसे निकलेगा, मेल फैक्टर कैसे निकलेगा। तो आप खुद ही बनाएंगे कि ये मेल फैक्टर की इनफर्टिलिटी है, ठीक है। कैच पॉइंट्स होंगे और आइडियल हिस्ट्री वे क्या है, इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री कैसे लेनी है, विद सम न्यूमोनिक्स, जिनको पसंद आए वो देख लीजिएगा। इनफर्टिलिटी का जो एग्जामिनेशन है विद कैच पॉइंट्स कैसे होगा, PCO में क्या देखना है, एंडो में क्या देखना है, ठीक है, और PID में क्या देखना है, TB में क्या देखना है। इसी तरह सेकंड सेशन में अब मेडिकल डिसऑर्डर है, मेडिकल डिसऑर्डर को मैंने 2 सेशन में डिवाइड किया। पहले सेशन में हम बात करेंगे कि पेशेंट अगर SOB के साथ आए तो फिर आपने कैसे अप्रोच करनी है, प्रीटर्म लेबर के फीचर्स के साथ आती है तो फिर क्या करनी है, फिट्स के साथ आती है तो क्या करनी है, हेडेक के साथ आती है तो क्या करनी है, ब्लीडिंग के साथ आएगी तो फिर कैसे लेके चलना है, पेन के साथ आती है तो कैसे लेके चलना है, लीकिंग या डिस्चार्ज के साथ आती है तो कैसे लेके चलना है, जॉन्डिस के साथ आती है तो कैसे लेके चलना है। तो अगर आपको चीफ कंप्लेंट्स को एड्रेस करना, कम्युनिकेट करना विद पेशेंट या एग्जामिनर के साथ आता है तो प्रोविजनल तो खुद ही खुद बन जाता है, ठीक है। कैच पॉइंट्स मिलते रहेंगे और आप उनको नैरो डाउन करते रहोगे। और सेकंड जो मेडिकल डिसऑर्डर का सेशन होगा उसमें वी विल गिव यू सम कैच पॉइंट्स कि हिस्ट्री में ऐसा क्या है कि आपने कहना है भाई ये प्रीटर्म लेबर एनीमिया की वजह से है, ये प्रीटर्म लेबर डायबिटीज की वजह से है, ये प्रीटर्म लेबर इसलिए कि पहले थी ठीक है, या इसकी प्रीटर्म लेबर है ही नहीं, दिस इज जस्ट राउंड लिगामेंट पेन। तो सेम कॉन्ट्रासेप्शन पे होगा एक सेशन, फीटल मेडिसिन पे होगा पहला सेशन होगा कि IUD के साथ मरीज आता है या मूवमेंट्स नहीं है उसके साथ आता है तो फिर आपने कैसे वो हिस्ट्री लेके चलनी है कि यू कैन मेक अ डायग्नोसिस या यू कैन रीच टुवर्ड्स अ डायग्नोसिस। या अगर पेशेंट कहता है मेरी फंडल हाइट छोटी है या समवन टोल्ड मी बच्चा एनॉमलस है, स्कैन पे एनॉमलस आई है, तो हाउ यू कैन एस्टैब्लिश द कॉज, व्हाई किस तरह की एनॉमली है, डायबिटीज की वजह से है, टॉर्च की है, क्रोमोसोमल है या किसी पैथोजन की है। ऑन्कोलॉजी में भी सेम, ऑन्कोलॉजी हमारे माइंड में तो है बट पेशेंट तो नहीं कहेगा मुझे कैंसर है, वो तो कहेगा मुझे तो पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग है, मुझे तो भाई डार्मर ब्लीडिंग है, मुझे तो डिस्चार्ज है ऑफेंसिव सा गंदा सा, मुझे तो एक गोला बन गया 3 महीने के अंदर अंदर। तो फिर आपने ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स कैसे लेके चलनी है कि आप बना सको कि ये मैलिग्नेंट मैस है या बिनाइन मैस है,
ठीक है। 7th सेशन में फिर हम बताएंगे कि वो क्या कैच पॉइंट्स होते हैं हिस्ट्री में, कि आप कहोगे कि ये एंडोमेट्रियल कैंसर है या ओवेरियन कैंसर है, ठीक है, या सर्वाइकल है, या ये मोलर प्रेगनेंसी है। और 8th सेशन में यूरोगाइनी होगा, ठीक है, कि वल्वल मैस है कोई, उसको कैसे अप्रोच करना है, ये पोलिप है, फाइब्राइड है, इन्वर्टेड यूट्रस है, कोलैप्स यूट्रस है, क्या है, हाउ यू विल अप्रोच दैट चीफ कंप्लेंट। अगर पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस है तो फिर कैसे आप पहुंचोगे टुवर्ड्स डायग्नोसिस कि ये फिस्टुला है या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है या वैसे डिस्चार्ज है। और किसी भी प्रोलैप्स का एक स्पेसिफिक एग्जामिनेशन कैसे करना है, एग्जामिनेशन पे क्या देखना होता है, खांसी करानी है नहीं करानी, स्पेकुलम डालना है नहीं कराना, लेफ्ट अटन रखना है नहीं रखना, बोनस टेस्ट करना है नहीं करना, ये सब बातें। तो ये रिफ्रेशर कोर्स में ये सबको आना चाहिए, हु इज डूइंग ट्रेनिंग, ये आपको तभी आना चाहिए था, बट अगर वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो ये अब कर लें। अच्छा, मैंने वैसे मैं हमेशा यही कहती हूँ कि गायनी ओग्स के ना 2 रजिस्टर बना लें, और एक पे गायनी लिख दें, एक पे ओग्स लिख दें, या कोई फाइल बना लें जैसे आपको अच्छा लगता है। तो उस पे जो आपकी ओब्स की मेजर कंप्लेंट्स है ना, आप उनके डिफरेंशियल्स लिखें, उनके स्पेसिफिक हिस्ट्री पॉइंट्स लिखें। इसी तरह फिर गायनी में जो है 10-15 प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स यही होती है ना ओपीडी में, इनफर्टिलिटी, डिस्चार्ज, ब्लीडिंग, मैस, प्रोलैप्स, और तो कुछ नहीं आएगा। तो इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आप लिखें उर्दू में भी, ठीक है। और फिर इसके बाद पूरा पूरा केस लिखें, पूरा डायबिटीज का लिखें, पूरा एनॉर्मस फिटस का लिखें, पूरा प्रोलैप्स का लिखें। तो इस तरह के आपने अपने सेपरेट डिशेस बनवा लेनी है, हम आपको होमवर्क देते रहेंगे, असाइनमेंट्स देते रहेंगे, अपनी स्लाइड्स देते रहेंगे, आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। अगर ये 14 दिन में ये एक्टिविटी हो गई तो जिंदगी आपकी 80% आसान हो गई, क्योंकि ये वो फाउंडेशन हैं, इस पे हम मजीद बहस कर सकते हैं आपसे, इन्वेस्टिगेशन पे, मैनेजमेंट पे, रिसेंट एडवांसेस पे, वरना इसके बाद इससे पहले तो बहस ही नहीं हो सकती। मतलब आपकी हिस्ट्री खराब है तो आगे सब कुछ खराब है, प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड खराब है। तो ये वो रिफ्रेशर कोर्स है। आपके पैनल में सिर्फ मैं नहीं होती क्लिनिकल में, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा काम है और काफ़ी एफर्ट होती है इस चीज़ पे, और मुझे चाहिए डिफरेंट किस्म के अप्रोच। तो मेरे कोलीग्स हैं, अर्लियर दे वर माय स्टूडेंट्स, नाउ दे आर माय कोलीग्स। तो ये आपके साथ होंगे। डॉक्टर अरूज ऑन्कोलॉजी के 2 सेशंस लेंगी, डॉक्टर अरूज नवीद और यूरोगाइनी के साथ हुमा इनफर्टिलिटी में होंगी, तैयबा खान फिटल डिस्ट्रेस में होंगी, और डॉक्टर महबूब सफदर मेडिकल डिसऑर्डर्स में होंगी। ऑन्कोलॉजी में एक सेशन मैं लूंगी और इनफर्टिलिटी का भी एक मैं लूंगी, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स डिमांड पे भी मैं लेती रहूंगी। तो ये रिफ्रेशर कोर्स के पैनल पे आपके मेंटर्स हैं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन की कोर्स ये 2 वीक्स का ही है, 12 फेब से हम स्टार्ट करेंगे, तो 26-7 फेब तक ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके दौरान अगर रिजल्ट आ जाता है तो ये कोर्स खत्म नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यही वो कोर्स है, इसके बाद ही तो आगे आपकी फाउंडेशन डेवलप होगी। you will be able to proceed your structure discussion or your clinical short cases। इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। मैम जरा दोबारा से बता दें कब शुरू होगा और कब तक खत्म होगा? 12 फरवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है, और इट विल 12 के बाद आई थिंक फरवरी तक ही रहेगा ना, 2 हफ्ते को उधर जाएंगे, फरवरी 28 का ही है, तो रफली 14 डेज में हम इसको खत्म कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर हमारा क्रैश कोर्स होगा, दैट विल बी अ डिफरेंट कोर्स, वो मैं उन लोगों को कहूँगी जो पास हो जाएंगे, और अल्लाह करे आप सब पास हो जाएं। उसमें फिर हम आपको जुलाई, नवंबर, अगस्त और दिसंबर के सारे जो टॉक्स हैं एमसीपीएस एफसीपीएस के स्टेशंस वो कवर करवाएंगे, और साथ जो है आपके लाइव सेशंस होते रहेंगे 2 वीकली। सिलेबस नाइसली आपका पूरा एक दफ़ा कवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी पैनल पे काफ़ी अब मेंटर्स हैं, तो पहले तो मैं एक अकेली लगी रहती थी, थक ही जाती थी, बट अब ये है कि अच्छा पैनल बन गया और इसके बड़े अच्छे फीडबैक हैं। मुझे बड़ा डर लग रहा था कि शायद जितनी डेडिकेटेड मैं हूँ बाकी लोग ना हो तो कैंडिडेट्स का ना हो, लेकिन फिर मुझे लगा कि नया हो ना एंटर हुआ है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा दे रहा है, तो दे आर मेकिंग बेस्ट पीपीटीज, गिविंग देयर बेस्ट। वो ये वही मेंटर्स हैं जिन्होंने एक्सटेंडेड टॉक्स को भुगता है। 2 नवंबर के टाइम से हैं डॉक्टर हुमा और डॉक्टर अरूज,
और जो डॉक्टर तैयबा हैं और डॉक्टर महविश, वो लॉन्ग केसेस से थी मेरी स्टूडेंट्स, और डॉक्टर अरोज नवीर जो थी वो जुलाई अटेम्प्ट से थी। तो अभी फ्रेश कैंडिडेट्स थे ये, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो जाता है जब मैं सेशन लेती हूँ बच्चे स्टूडेंट्स कितना कैपेबल है। तो ये मेरे बड़े ही बेस्ट कैंडिडेट्स थे, दे वर वेरी गुड इन मेकिंग असाइनमेंट्स, होमवर्क देने में। और इनमें से अभी डॉक्टर तैयबा तो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, और इसके अलावा एक और भी अभी कॉन्वोकेशन भी हुआ है, और इसमें जो है डॉक्टर मुनज़्ज़ा नासिर, उनको भी गोल्ड मेडल मिला है। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो हमारी स्टूडेंट है। तो लग रहा है आपको ही मिले, एक ही मिलता है इसलिए एक ही को मिला है, वरना सबको मिलता है इंशाल्लाह। चले तो इफ यू पीपल हैव यू नो ब्लड एनर्जेटिक ब्लड, तो हम AUB कर सकते हैं, अप टू यू। बट मेरा ओरिएंटेशन सेशन जो है ना वो क्लोज हो गया है, खत्म, जो मतलब जिसके लिए सेशन अरेंज किया था। अब आप चाहते हैं तो हम AUB भी प्रोसीड कर सकते हैं। सोना है? चलें कर ही लेते हैं। एबनॉर्मल टाइम रीडिंग इससे मुराद है, ठीक है। तो आई एम टेकिंग दिस केस एज अ डेमो केस, सिमिलरली इसी तरह के हमारे बाकी केसेस भी होंगे। तो एबनॉर्मल टाइम रीडिंग, कोई बता सकता है इसके क्या डिफरेंशियल हैं? हु विल टेल मी? एक पेशेंट कहता है मुझे तो माहवारी ज्यादा आ रही है और टाइम पे भी नहीं आ रही, ठीक है। आपके दिमाग में द मोमेंट पेशेंट सेज दिस, क्या डिफरेंशियल आ जाने चाहिए? यू विल टेल मी। मैम वो पाम कॉइन वाले। एक्सीलेंट, पाम कॉइन शुड बी इन योर माइंड, ठीक है। तो P से मुराद क्या है? पॉलिप, A से? एडिनोमायोसिस, L से? लियोमायोमा, C से? कोगुलेशन डिसऑर्डर। हाँ, अब इसका मतलब है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स खत्म हो गए ना, नॉन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आ गए, कोएगुलेशन इश्यूज। ओके। O से? ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन। ओके, और E से? ई से मैम एंडोमेट्रियल। हम्म, और आई से आई थिंक इन्फेक्शन था। नहीं है वैसे, हाइड्रोजेनिक है, हम इसको इन्फेक्शन के तौर पे करते हैं। N से? एन वाज मैम आई थिंक नॉट स्पेसिफाइड। चलें, नॉट गेट याद थे मैम मुझे। क्लासिफाइड। मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे याद होंगे। ये हमारे खून 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 में रचे बसे हैं, गायनी खून में आपके रची हुई मैम है। आपको पता है मैंने लास्ट वीक सिर्फ आपके सेशन सुने थे, और ये एक एक चीज आपने उसमें बताई हुई है, एक एक चीज। एक्सीलेंट। अच्छा तो देखो, फिर पेशेंट को तो ये नहीं कहेंगे तुम्हें पोलिप है, तुम्हें एडिनो है, तुम्हें लियो है, तुम्हें कोएगुलेशन है, ऐसा तो नहीं पता ना। तो पेशेंट से कैसे अप्रोच करेंगे? बट वी शुड आस्क हम पेशेंट, पोलिप के लिए क्या पूछेंगे? ये मुझे ये बताओ कि पोलिप के लिए पैटर्न ब्लीडिंग का कैसा होगा? इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी ना? IMP स्पेसिफिक होगा ना, इसके अलावा डिस्चार्ज भी हो सकता है। इसके अलावा वो कहेगी मुझे HMB भी हो सकता है, मतलब हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, रेगुलर ना भी क्योंकि IMP साथ में है, बट हैवी है ना, फ्लो ज्यादा है। और क्या हो सकता है वैसे? डिस्मेनोरिया भी हो सकता अब बस कर दो। है। वैसे हो सकता है, क्योंकि अगर ये एंडोमेट्रियम का पोलिप है तो एंडोमेट्रियम स्पैज में जाती है, इसको एक्सपेल करने के लिए हो सकता है। चलें, PCB भी हो सकता है अगर सर्विक्स पे है पोलिप, या एंडोमेट्रियम का सर्विक्स से निकल रहा है, बाई प्रोड्यूड क्या आ रहा है ना, स्टॉक वाला है, सिजाइल नहीं है। और क्या हो सकता है? हम्म, हाँ, इनफर्टिलिटी हो सकती है। और क्या हो सकता है? अगर एज पेशेंट की ज्यादा है, कैंसर हो सकता है भाई।
कैंसर में भी तो पोलिप होते हैं, ज़्यादा होते हैं, बेनाइन कंडीशंस, मतलब एज ज़्यादा है, रिस्क फैक्टर्स हैं, तो फिर वो पोलिप हम एज ए कैंसर ही लेते हैं ना। ओके, अगर कोई ड्रग खा रही है, अगर कैंसर का होगा तो फिर पोलिप कैसा होगा, क्या हिस्ट्री देगी साथ में, कैसे पता चलेगा ये सर्विक्स का कैंसर है या एंडोमेट्रियम का कैंसर है? टैमोक्सिफेन यूजर या तो ब्रेस्ट कैंसर होगा, वो टैमोक्सिफेन खा रही होगी, उसने फिर इसको करा दिया एंडोमेट्रियम का कैंसर। और क्या हो सकता है? अगर अगर वो कैंसर ही है तो एडिशनल क्या फीचर्स आएंगे? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, अभी हमने ना हिस्ट्री पे रहना है। एटीपिया मैम। नहीं अब एक मिनट, अभी हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं। हिस्ट्री लेते हुए हमें वो कौन सी चीजें हैं कि हम कहेंगे कि इसकी जो एबनॉर्मल टाइम है, ये मेरा पहला डायग्नोसिस पोलिप है। आपने बोलना है मैडम आईएमबी है, पेशेंट को डिस्चार्ज है, फ्लो ज्यादा है, पेशेंट टैमोक्सिफेन खा रही है, पेशेंट को इनफर्टिलिटी भी है, ठीक है, पेशेंट को पोस्टपार्टम ब्लीडिंग भी है, ये सारा पैटर्न तो मैडम पोलिप का होता है। दिस इज नॉट एडिनो, दिस इज नॉट ओवुलेटरी प्रॉब्लम, दिस इज नॉट हाइड्रोजेनिक इश्यूज। यू कैन इजीली एक्सक्लूड ना, बिकॉज दीज आर योर कैच पॉइंट्स, ये आपके बज़वर्ड्स हैं। या अगर आपको ये पोलिप तो है लेकिन ये मैलिग्नेंट पोलिप है, वो फिर आप कब कहोगे मैडम ये इसको सडन हिस्ट्री है, सडन और साथ में वेट लॉस है, ठीक है, साथ में मैडम व्हेन आई डिड हर एग्जामिनेशन तो मुझे पोलिप नेक्रोटिक सा लगा, फ्राइल सा, हेल्दी और फ्लैशी नहीं है, ठीक है, और मुझे तो लिम्फ नोड्स मिले हैं ग्रोइन पे, ग्वाइनल लिम्फ नोड्स मिल गए अगर ये सर्विक्स का है। तो लॉट ऑफ थिंग्स टू डिफेंड कि ये पोलिप कैंसर का है। चलें, एडिनो वाली क्या कहेगी? एडिनो ये तो नहीं कहेगी मुझे एडिनो है, एडिनोमायोसिस वाली क्या कहेगी, कैसे पता चलेगा एडिनो? टेल मी। डिस्मेनोरिया, डिस्पेरा। तो एडिनो के साथ जो एचएमबी है और पेन है ना, ये तो उसके क्लासिकल है ना, ऐसा ही है ना, और क्या मिलेगा? या तो पैरिटी मिल जाएगी ज्यादा, या फिर मल्टीपल मिसकैरेजेस, और वो भी सर्जिकल मिसकैरेजेस की हिस्ट्री मिलेगी, है ना, जिसमें बार बार एंडोमेट्रियम को हमने छेड़ा है तो वो चली गई है नाराज होके मायोमेट्रियम के अंदर। ये तुम लोगों का एग्जाम में भी आया हुआ था ना, एटिपिकल ग्लैंड्स इन मायोमेट्रियम, अभी आया हुआ था ना। 7th आपको ये की एक क्वेश्चन रिकॉल में आया हुआ है ना, मुझे याद है। चलो ओके, देखो वैसे एडिनो में और फाइब्राइड में ना टाई पड़ जाती है, जबरदस्त किस्म की टाई पड़ जाती है, बताती हूँ। चलो फाइब्राइड में क्या होगा? फाइब्राइड में भी एचएमडी होगा ना, और पेन भी हो सकता है, और पैरिटी यूजुअली लो होती है, हाई नहीं होती, और पेशेंट क्या होती है, ओबीज होती है ना, ज्यादा स्टूडेंट दे रही होती है। तो वैसे एडिनोमायोसिस और फाइब्राइड ना आपस में बड़ा ही ओवरलैप करते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप कहो मैडम ये फाइब्राइड है और निकले एडिनोमायोसिस, तो बिल्कुल नहीं घबराना। क्लिनिकली दोनों इतने रिजेंबल करते हैं कि हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में हैवी साइकिल्स हैं, दोनों में पेन है, लेकिन पेन एक्चुअली क्लासिकल हॉलमार्क एडिनो का है। पेन फाइब्राइड में कॉम्प्लिकेशन की सूरत में आता है, वरना नहीं आता, है ना। और पैरिटी एडिनो के साथ है, लेकिन आपने कितने पेशेंट्स देखे हैं जो जिनके पैरा 6 होते हैं फिर भी फाइब्राइड निकलता है, क्योंकि फाइब्राइड है ही इतना कॉमन, तो पैरिटी भी इतना हमारी हेल्प नहीं करता, और ओबीज लोगों को भी एडिनो हो सकता है। एडिनो की रीजन इंक्रीज एस्ट्रोजन ही है ना, जैसे एंडो की है, तो फाइब्राइड की भी वो है। तो हम इतना इसमें वाज़ेह तौर पे बता नहीं सकते ब्लीडिंग पैटर्न देख के ये एडिनो है या फाइब्राइड है, ऐसे ही है ना, हिस्ट्री इतना हेल्प नहीं करती ना। तो कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी हेल्प करेगी? वो हमारा एग्जामिनेशन है, ठीक है। एग्जामिनेशन विल मेक आवर लाइफ इजी। अगर आपको सॉफ्ट मिलती है यूट्रस, हार्ड नहीं मिलती, फॉर्म नहीं मिलती, आपको रेगुलर कंटोर मिलता है, ग्लोबुलर शेप मिलती है, ठीक है, कॉर्निसेस क्लियर मिल रहे हैं आपको, आपने एग्जामिन किया, आपको
थोड़ी टेंडरनेस फील हुई है, यूजुअली टेंडरनेस नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं है, एडिनो में टेंडरनेस नियर आर ड्यूरिंग ब्लीडिंग डेज होती है, बट मिल गई तो अगेन। तो ऐसी पेशेंट जिसको हैवी ब्लीडिंग है, ठीक है, और जिसके 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं जिसके, और पतली है और उसको पेन है, ठीक है, नहीं 10 बच्चे नहीं है, सॉरी, उसके चलो 5 बच्चे, चलो 10 ही बना दो, 10 बच्चे हैं, हैवी ब्लीडिंग है और पेन है। आपको एग्जामिनेशन पे मैं ये कहूँ कि यूट्रस फर्म है, इरेगुलर है एंड मोबाइल है, अब कहाँ क्या कहोगे, एडिनो बोलोगे या फाइब्राइड बोलोगे? टेल मी। हम्म 10 बच्चे हैं, हैवी ब्लीडिंग है, पेन है, आपको तो लग रहा था एडिनो निकलेगा नहीं निकली, फाइब्राइड निकल आई, ठीक है, तो निकलती हुई है, नो वरीज। आपका क्लिनिकल हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस एग्जामिनर पूछे तो आपने एडिनो ही बोलना है, बट एग्जामिनेशन बेस्ड डायग्नोसिस इज फाइब्राइड, ठीक है, और ओवरऑल डायग्नोसिस भी फाइब्राइड है, फाइब्राइड कॉमन है, यूजुअली इसका जो क्लासिकल बिहेवियर है उसमें पैरिटी कम होती है, बट रिप्रोडक्टिव एज का जो मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर है वो तो फाइब्राइड ही है, तो इसलिए फाइब्राइड मिलता है, ठीक है, तो फाइनल डायग्नोसिस फिर आपका फाइब्राइड होगा। गायनी में ना हिस्ट्री जो भी हो, हिस्ट्री जो भी हो, एक टिप ले लो मेरी, गायनी में हिस्ट्री जो भी हो, this is the examination who will decide what is your first diagnosis, ठीक है, याद रहेगा। लेट्स सपोज मैं तुम्हें बताऊं ये मैस एब्डोमेन है, पेशेंट कहे मुझे 5 साल से मैस है ये, ठीक है, 5 साल से मैस है, लगता है ना बिनाइन है, नहीं, हाँ लगता है, मैं कहूँ ये मैस बाइलेटरल है, फिक्स्ड है, इसकी लोअर लिमिट रीचेबल नहीं है, ठीक है, और इसमें शिफ्टिंग डलनेस पॉजिटिव है, ठीक है, और पेशेंट पेल है, कैक्सिक है, व्हाट इज दिस, ये बिनाइन है, आप इसको बिनाइन बोलोगे, और आपके बिनाइन बोलने पे नुकसान किसका होगा, बताओ किसका नुकसान होगा ये भी बताओ who will tell me? हाँ पेशेंट का नहीं होगा, उसका तो कोई करा ही लेगा सीटी हमारा, तुम्हारा नुकसान होगा, तुम गए, ठीक है, तो आपका वैसे तो जो अच्छा केस होता है ना, जो क्लासिकल केस होता है, उसकी हिस्ट्री भी वही होती है जो एग्जामिनेशन होता है, ये 80-90% ऐसा ही होता है एग्जाम में, एटिपिकल केसेस वो आपको नहीं देते, ठीक है, एटिपिकल केसेस के लिए कंसल्टेंट्स हैं, बट इफ इट कम्स तो आपका जो फाइनल डायग्नोसिस है उसको आपने एग्जामिनेशन बेस्ड बोलना है, ठीक है, दिस इज द टिप। आपको बहुत सारे मेंटर्स बताएंगे कि नहीं बेनाइन पहले बोलते हैं, बेनाइन पहले बोलते हैं, आपने नहीं बोलना है, आपका एग्जामिनेशन कह रहा है मैसाइटिस है, बायलैटरल है, ये सारे मैलिग्नेंसी के फीचर्स हैं, फिक्स्ड मैस एडहेरेंट है, हाउ इट कुड बी यू नो benign, it is malignant until prove otherwise, ओके, फिर कोएगुलेशन वाली में क्या हिस्ट्री होगी, अगर किसी को वॉन विलिब्रेंट डिजीज है तो उसकी हिस्ट्री से कैसे पता चलेगा इसको वॉन विलिब्रेंट है, वो खुद तो नहीं बताएगी, आपने डिसाइड करना है, तो वो क्या कैच पॉइंट्स हैं हिस्ट्री में, चलें, अगर वो एचएमबी के साथ आई है तो उसकी एचएमबी का ऑनसेट क्या होगा, कब से होनी चाहिए, इसको अभी हो जाएगी, 2 हफ्ते पहले, 2 महीने पहले, हाँ, सिंस मिनार्की, दिस इज द कैच पॉइंट, सिंस मिनार्की, देखें सिंस मिनार्की साइकिल इरेगुलर होता है ड्यू टू इमेच्योर हाइपोथैलेमस, हैवी यूजुअली नहीं होता है ना, बट इसका हैवी है और वो भी मिनार्की से, चले हम मान लेंगे अगर बोन विब्रेंट नहीं है तो इट कुड बी ड्यू टू इमेच्योर हाइपोथैलेमस, इरेगुलर के साथ अभी भी हो सकता है, बट वी विल एक्सक्लूड कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स फर्स्ट, और क्या होगा, जो मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या तो वो बोन विब्रेंट है या वो आईटीपी है, आईटीपी और बोन विब्रेंट दोनों में प्लेटलेट खराब होते हैं,
ITV में तो खराब ही होते हैं, बोन विलिब्रियन की टाइप पर डिपेंड करता है, 2 और 3 में खराब होते हैं। बट अगर ब्रूज हैं, प्लेटलेट खराब हैं, तो ब्रूज भी हैं, तो अननोन ब्रूजेस, ठीक है, और मल्टीपल एपिसोड्स एपिसेक्सिस की, हेमेनोरेजिया, सिंस मिनार की, फैमिली हिस्ट्री आल्सो पॉजिटिव, तो आपका क्या होगा? आप बोलोगे ये फाइब्रॉइड है, आप बोलोगे ये पोलिप है, आप बोलोगे ये इनफर्टिलिटी, ये एडेनोमायोसिस है, आप तो ये बोलोगे मैडम दिस इज कोएगुलेशन, कोएगुलेटरी डिसफंक्शन, ठीक है। आपने हिस्ट्री, अब एग्जामिनेशन में तो यही बोलना है ना, ये तो नहीं बोलोगे वन ब्लड है विदाउट इन्वेस्टिगेशन, आपने बोलना है ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, एग्जामिनर कहेगा अच्छा कौन सा हो सकता है, तो बता दो, मोस्ट कॉमन ये होता है, तो इसलिए सबसे पहले इसी को एक्सक्लूड करना है, तो बस बिस्मिल्लाह करें और दे दें मुझे फैक्टर 8 और रिस्टोसेटिन इंटीजिन, ठीक है। चलें, तो ये आउट हो गया। ओव्यूलेटरी वाला कैसा आएगा? यस, वो ये तो नहीं कहेगी मुझे ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन है, ओलिगोमेनोरिया के साथ साइकिल इरेगुलर होगा, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता एक पेशेंट जो ओवुलेशन करे और उसका साइकिल यू नो रेगुलर इरेगुलर हो। 80% सारे जो साइकिल्स हैं ओवुलेटरी वो रेगुलर होते हैं, है ना। तो अगर ओवुलेटरी डिसफंक्शन है तो सबसे पहले क्या होगा, साइकिल का कोई रिदम नहीं है, इरेगुलर है, और क्या होगा? यहाँ थोड़ा रुक जाओ, इधर आपके जहन में आना चाहिए कि बेसिकली ओवुलेटरी डिसऑर्डर में क्या कुछ है, पीसीओ है, थायराइड है, और क्या है, प्रोलैक्टिन है, और क्या है, ओवेरियन फेलियर्स हैं, प्रीमेच्योर भी हो सकते हैं, और क्या है, सेंट्रल काजेज हो सकते हैं, थैलेमस की पिट्यूटरी की। अच्छा, तो अगर ये साइकिल इरेगुलर है और साथ में आपको वो कहे मुझे तो हिर्सुटिज्म है, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है, मोटी हो गई हूँ मैं, पहले तो वजन ज्यादा नहीं था और खानदान में सबको शुगर है, दिस इज पीसीओ ना? नहीं, साइकिल तो रेगुलर है, लेकिन मैडम मुझे तो बहुत गर्मी लगती है, बहुत सर्दी लगती है, और आपने तो जब वो बातचीत कर रही होगी गर्दन भी नजर आ रही होगी फूली हुई, तो फिर ये क्या है? थायराइड है। लेकिन वो ये कहे कि साइकिल तो रेगुलर है लेकिन निपल डिसऑर्डर है, सर में दर्द होता है, विजन टनल हो गई है, या निपल डिसऑर्डर है और स्ट्रेस बहुत होता है, स्ट्रेस के लिए दवाइयाँ खा रही हूँ, ठीक है, या उल्टियाँ आती हैं उसकी दवाइयाँ खा रही हूँ, कुछ ना कुछ कैच पॉइंट्स मिल गए ना। या इरेगुलर तो साइकिल है लेकिन मुझे ना बहुत पसीना आता है, रात को सोते सोते एकदम से भाप सी लगती है, पसीना आता है, चिड़चिड़ापन आ गया बिल्कुल, हड्डियों में दर्द, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, क्या है ये? ओवेरियन फेलियर। हाँ, साइकिल पहले ठीक था लेकिन अब मेरा वजन बहुत कम हो गया है, पहले टीबी भी थी, अब वजन कम हो गया, स्ट्रेस बहुत हो गया है, मैं डाइटिंग कर रही हूँ, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता फिर, या मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती हूँ, सेंट्रल काजेस, थैलेमस के सिग्नल उड़ गए सारे, तो आपको मिल जाएंगे। देखिए इस पे एफर्ट किसने की है, आपने की है या मरीज ने की है? इस पे एफर्ट किसने की है? इस एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग को ओवुलेटरी काजेस ड्यू टू सेंट्रल रीजन तक पहुंचने की एफर्ट कौन कर रहा है, आप कर रहे हो या मरीज कर रहा है? कुछ तो लिखो। हाँ चलो, कुछ तो तुक्का मारो। जी, ABC, हया, मोना, आमना, से समथिंग, ये एफर्ट कौन कर रहा है? आपने पेशेंट को 2 मिनट के अंदर अंदर आप बता दिया मैडम इसको सेंट्रल काजी है, मुझे इसका LH दें, FSH दें, जल्दी जल्दी चलें। ये एफर्ट एक्चुअली आपने भी की और मरीज ने भी की है। थिंग इज दैट, मैं बताती हूँ,
आप लोग इतनी जल्दी में होते हो ना, आपको मरीज ने कहा नहीं कि मुझे साइकिल हैवी है या नॉर्मल है या लाइट है, आपके पास जो अपने क्वेश्चंस है ना, आप में तो वो शुरू हो गए ना उसके पीछे, ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ। लेट हर टू, जो उसके सिम्टम है वो वही बताएगी, वही तो देगी कैच पॉइंट्स। आप कितनी एफर्ट से रह जाओगे, मतलब ये सारी एफर्ट आप कर रहे हो ना, नहीं करो ना, करने की जरूरत ही नहीं थी। लेट हर टू स्पीक। उसने बोला कि मुझे साइकिल ठीक नहीं आता, तो आप उसे बोलो और क्या है, वो चुप रहेगी, आप फिर भी बोलो और क्या है, वो चुप रहेगी, आप फिर भी बोलो टेल मी मोर अबाउट योरसेल्फ, बहुत मुझे और बताओ अपने बारे में। तो वो कहेगी मुझे ठंडे पसीने आते हैं, मुझे सर्दी लगती है, इसके साथ मुझे चिड़चिड़ापन आ गया है, इसके साथ तो मेरे जिस्म के हिस्सों पे बाल आ गए हैं। लेकिन आप कितना क्लोज हो गए हो ना, अब आपको पता तो चल गया क्या है ना। एक दफा मैं तैयारी कर रही थी लॉन्ग केसेस की, तो मैंने कहा मेरे मरीज को क्या होता है, तो उसने कहा मुझे फाइब्राइड है। मैं उसकी शक्ल देखूं तो वैसे भी मरीज होते हैं, लेकिन मैंने इसको फाइब्राइड लिया नहीं, मैंने अपनी पूरी कहानी पूरी की एचएमबी की अप्रोच की। क्योंकि अगर उसने कहा फाइब्राइड, मैं कहूँ मरीज एग्जामिनर को फाइब्राइड, तो वो मुझे पास कर देगी? कभी भी नहीं करेगी। ये जो प्रोसेस है पूरा जो पाम कॉइन का है, वो तो करना ही करना पास होने के लिए। ठीक है, चलें तो लेट हर टू स्पीक, वो आपको कैच पॉइंट्स देगी, यहाँ से आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, आपका टाइम शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डीडी स्लूट नहीं करने, लेकिन आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने, फिर उन डीडीज के पीछे नहीं पड़ना। फिर आपने पीछे पड़ना है पीसीओ के, कि ये आपको बहनों को मसला है, शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, ठीक है, हमल में तो शुगर नहीं हुई, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो आपका तो केस और अच्छा हो जाएगा। आपने क्या एफर्ट करनी थी, आपने मरीज से थोड़ी सी एफर्ट करानी थी शुरू में, एक दो क्वेश्चन उसको कहने थे कि मुझे दोबारा कुछ बता दो अपने बारे में, तो वही आपकी इतनी हेल्प कर देगी। ठीक है, ये तुम्हारा दूसरा टिप है आज के सेशन में। अगर ये तुम दो बातें भी सीख के चले जाते हो ना, तुम्हारी 80% जिंदगी आसान हो गई है, बिल्कुल आसान हो गई है। जो बच्चे पास होते हैं ना, वो अपना फीडबैक देते हैं, तो मुझे दो फीडबैक तो हमेशा आते हैं। एक तो ये आता है कि मैडम ये जो था ना, अपने पेशेंट से को बोलने का कहा था, 1 मिनट जरूर दें उससे बोलने का, ये बहुत बहुत काम आया। और दूसरा ये कि दिस इज द एग्जामिनेशन इन गाइनी केसेस व्हिच विल डिसाइड द फर्स्ट डीडी। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए भी इतना ही लकी साबित होगा, और अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट योर प्रैक्टिस एज वेल। अच्छा, तो एंडोमेट्रियल ओरिजिन की ब्लीडिंग कैसे होती है? एंडोमेट्रियल ओरिजिन की ब्लीडिंग कैसे होती है? Who will tell me? मैम हैवी। अच्छा, आपको पता है कि वो ब्लीडिंग पैटर्न कैसा होता है, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि इसकी रीजन ओवरी है, पिट्यूटरी है या यूट्रस है? कैसा होता है वो ब्लीडिंग पैटर्न? ब्लीडिंग पैटर्न के लिए हमें क्या क्वेश्चंस करने होते हैं? किस एक पैटर्न होता है ना साइकिल का, हम कैसे उसको असेस करते हैं? व्हाट आर असेसमेंट टूल टू डिस्क्राइब आ ब्लीडिंग पैटर्न? क्या पूछना चाहिए? वॉल्यूम और ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी, यही पूछते हैं ना यूजुअली, या साथ में एसोसिएटेड चीजें फैक्टर्स होते हैं। तो टेल मी कि अगर ब्लीडिंग एंडोमेट्रियम की ओरिजिन की है, तो इस पैटर्न में कहाँ फर्क पड़ेगा? वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा, ड्यूरेशन पे फर्क पड़ेगा, या फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ेगा? ड्यूरेशन भी मैम। ड्यूरेशन पे लाइक अगर पेशेंट ब्लीड करता है 7 डेज के लिए नहीं करता, 9 डेज के लिए करता है, लंबी ड्यूरेशन हो गई ना। जी। ये कौन सी इसमें होता है, ऐसा कब होता है? कोई डीडी बताए ना। अब एंडोमेट्रियम की रीजंस कौन से हैं? एंडोमेट्रियम में हाइपरप्लेजिया हो गया, एंडोमेट्रियम में पोलिप है, एंडोमेट्रियम में फाइब्राइड है या कोई ग्रोथ है, तो ड्यूरेशन ब्लीडिंग की बढ़ जाएगी, 7 दिन की बजाय 9 दिन ब्लीड करेगी। अच्छा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है एंडोमेट्रियल कैंसर की, इसमें कैसा ब्लीडिंग पैटर्न होता है पेशेंट का?
आप सही कह रही हैं, 50% यू आर राइट, ठीक है, 50% आप ठीक नहीं भी हैं। मैं बताती हूँ वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। एक पेशेंट का साइकिल पहले नॉर्मल था, अब उसका हैवी हो गया है। ऐसा कब होता है? एंडोमेट्रियल पिट्यूटरी के कॉजेज काजेज में में, मैम वॉल्यूम एंडोमेट्रियल काजेज, हाँ एक्सीलेंट, एंड ये 100% एंडोमेट्रियल काजेज में होता है। दिस इज विद 100% विद एंडोमेट्रियल काजेज के वॉल्यूम बढ़ जाता है। फाइब्राइड है, एडिनोमायोसिस है, पोलिप है, एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया है, मैलिग्नेंसी है, इनमें हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है ना, बिकॉज दे आर प्योरली बिलोंग फ्रॉम एंडोमेट्रियम ओरिजिन। एंडोमेट्रियम का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो अमाउंट ज्यादा हो जाएगी ना, हैवी हो जाएगी। तो अगर एक पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट सिर्फ हैवी ब्लीडिंग है, तो यू आर 100% श्योर कि द रीजन इज एंडोमेट्रियम, द रीजन इज यूट्रस, इट्स नॉट पिट्यूटरी सेंट्रल, है ना। क्लियर हो गया? तो हमें जो वॉल्यूम का हमारी जो असेसमेंट टूल है, it is very helpful for us कि we can comment the reason inside somewhere inside in the endometrium। फ्रीक्वेंसी का टूल बताएं कैसे इम्पैक्ट करेगा। फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है? 21 डेज के बाद साइकिल आता है या 35 डेज के बाद साइकिल आता है, या कोई पैटर्न ही नहीं है, 40, 60, 70 ईयर के डेज के बाद आता है, यही है ना फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाए तो शॉर्ट साइकिल मतलब 18 दिन के बाद आ रहा है, 19 दिन के बाद आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए तो फिर 70 दिन के बाद आ रहा है, 40 डेज के बाद आ रहा है, ठीक है। तो क्या लगता है इसकी रीजन एंडोमेट्रियम है या इसकी रीजन पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है? कैसा होता, किस में होता है ओलिगोमेनोरिया? एचपीओ एक्सिस है ये, मैम पिट्यूटरी कॉजेज में। ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियम का कोई रीजन नहीं है इसमें, ठीक है। तो वॉल्यूम खराब, एंडोमेट्रियम के पीछे पड़ जाओ, फ्रीक्वेंसी खराब, तो फिर आप पिट्यूटरी के ओवरी के पीछे पड़ जाओ, ठीक है। मैंने वैसे हाइपोथैलेमस को मैं इस पे यकीन नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है अगर हाइपोथैलेमस सल्फरेट है तो साइकिल आता ही नहीं, एमिनोरिया हो जाता है जैसे कैलोमेन में हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस मोर स्पेसिफिकली। चलो, तो अगर ब्लीडिंग है एंडोमेट्रियल ओरिजिन की तो कैसा पैटर्न होगा, आप बताओ। फ्रीक्वेंसी खराब होगी? नहीं होगी ना मैम, हैवी ब्लीडिंग होगी। हाँ, हैवी हो जाएगी, ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगी बस। और साथ में एसोसिएटेड फीचर्स का मैंने नाम बोला, वो कहेगी मुझे तो प्रेशर पड़ता है, गोला बन गया पेट में, हाँ गोला बन गया पेट में, यूरिन ज्यादा आता है, बार बार आता है, क्या है ये? फाइब्रॉइड मैम, फाइब्रॉइड। रेट्रल सिम्टम। एक्सीलेंट। अगर वो कहे कि बच्चे नहीं है, मोटी हूँ, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, गोला शोला कोई भी नहीं है, वॉल्यूम ज्यादा हो गया है और ड्यूरेशन भी ज्यादा हो गई है, ठीक है, और पीसीओ भी है मुझे क्या लगता है क्या होगा? हाइपरप्लेजिया मैम, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। एक्सीलेंट। इसमें ओलिगोमेनोरिया के साथ भी आएगी और हैवी साइकिल्स भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो दूसरा ये कि अब देखिए एटिपिकल फीचर्स हर जगह आते हैं, मैं आपको क्लासिकल बता रही हूँ, ठीक है। जहाँ कहीं हमारी बात नहीं बनती तो हम ओवरऑल इंप्रेशन देखते हैं पेशेंट की हिस्ट्री का, एग्जामिनेशन का, इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल का, और फिर उन पे जो कवरेज हो रही होती है ना एक एक डायग्नोसिस की, जो उनको 80% कवर कर रहा है, चाहे वो एटिपिकल ही हो, तो फिर हम उसको ऑप्ट कर लेते हैं ना। मैं इसकी एग्जांपल दूंगी यहाँ पे। चलें, तो अगर एक पेशेंट मोटी है, ठीक है, या टमोक्सिफेन खा रही है, उसका वॉल्यूम बढ़ गया है और ड्यूरेशन बढ़ गई है और कोई गोला शोला भी नहीं है, तो आपके दिमाग में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है। लेकिन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ना कहा करें, ठीक है, क्योंकि आप बड़ा पिन पॉइंट हो जाते हो, जहां आप ऑन हिस्ट्री एंड ऑन एग्जामिनेशन एक पिन पॉइंट बात कर दो ना, वो बड़ी बुरी लगती है एग्जामिनर को भी और देख सुनने वाले को भी। मतलब आपको पता चला ओवेरियन कैंसर है, आप ओवेरियन कैंसर बोलो, आपको अच्छा लगेगा, आपको नहीं पेपिलरी सीरियस ओवेरियन कैंसर है कह सकते हो, बुरी बात है ना, हिस्टोपैथोलॉजी नहीं आई है आपके पास, आपको क्या कहना चाहिए, दिस इज ओवेरियन मैलिग्नेंसी, दैट्स ऑल।
एग्जामिनर विल इनवाइट अनदर क्वेश्चन कि इसकी एज 30 ईयर है, किस तरह की ओवरियन प्रेगनेंसी हो सकती है, तो इट कुड बी जर्म सेल, देन इट शुड बी अ नेक्स्ट आंसर। अपने अपने डिफरेंशियल को ना, इफ यू हैव जस्ट टेकन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, पिन पॉइंट ना क्या करें, इससे तुम लोग बहुत ज्यादा अक्लमंद नहीं लगते, ये तुम अपने पाँव पे खुद ही लड़ाई मार रहे होते हो। तो अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया लगता भी है, दिल में आ भी रहा है, तो मत बोलो, आप बोलो एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी है। ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन कहेंगे। हाँ, ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन है, एग्जामिनर कहेगा किस किस्म की हो सकती है, तो कहना कुड बी अ पोलिप, कुड बी हाइपरप्लेसिया, बट आई विल डिसाइड ऑन बायोप्सी रिपोर्ट। बस, तो बी वाइज। अच्छा, आइटोजेनिक, ये फिस्टुलाज होते हैं, जैसे आईवी मालफॉर्मेशंस बन जाती हैं स्टोरी फिस्टुलाज की, लेकिन में ये बहुत रेयर है, या कभी भी नहीं आएगा आपका। लेकिन ये होता है कैसे है, इनमें बहुत गंदी हैवी ब्लीडिंग होती है, किसी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं करती। ठीक है, और नॉट गेट क्लासिफाइड, मतलब लाइक कोई डिक्यूबिटस अल्सर था, उससे ब्लीडिंग हो गई, वो सारी उल्टी सीधी चीजें। तो आप इस तरह अप्रोच करेंगे। मैंने इसका निमोनिक भी बनाया हुआ है। जब आपने डायग्नोसिस को एग्जामिनर के सामने पेश करना है तो फॉलो पाम कॉइन, बट इफ यू आर टेकिंग हिस्ट्री फ्रॉम पेशेंट, तो आपकी अप्रोच स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे। तो इसके लिए आप वो जो ABCDE वाला निमोनिक है वो फॉलो करते हैं, तो आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि 2-3 मिनट में बहुत सारी बातें आप भूल जाते हो, वो सीक्वेंस नहीं रहता। मतलब अगर आप पाम कॉइन को फॉलो करोगे तो पहले आप ब्लीडिंग पैटर्न पूछोगे, फिर एकदम से पूछोगे कि डिस्चार्ज तो नहीं होता, फिर एकदम से घूम के आओगे इनफर्टिलिटी तो नहीं है, रिदम नहीं रहता। तो रिदम भी तो होना चाहिए, सुर भी होना चाहिए हिस्ट्री में ना, ऑर्डर भी होना चाहिए। तो उसके लिए एक और निमोनिक है, वो है ABCD, वो मैं बताती हूँ। तो देखिए, वेदर इट इज स्ट्रक्चर डिस्कशन और इट इज अ क्लिनिकल शॉर्ट केस, आपकी असेसमेंट इन 4 चीजों पे ही हो रही है। हाउ यू विल टेक हिस्ट्री, हाउ यू विल एग्जामिन हिम और हर, what are your specific investigation and why, how you will manage her, how you will call her on follow up। बस यही होती है हर केस में, यही है। ये एक हिडन टास्क है। एग्जामिनर कहे ना कि अप्रोच द पेशेंट, तो इसका मतलब यही है कि यू आर बाउंड टू टेक हिस्ट्री, टू डू एग्जामिनेशन, टू आस्क इन्वेस्टिगेशन एंड टू ट्रीट हर। बस ये इसका मतलब यही है, ठीक है। अगर एग्जामिनर चुप करके बैठा हुआ, इसका मतलब बस यही है कि ये 4 काम करने अनटिल अनलेस वो आपको कमांड कर दे कि सिर्फ हिस्ट्री लें, सिर्फ एग्जामिनेशन बताएं, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन बताएं, या सिर्फ मैनेजमेंट बताएं। अदरवाइज यू आर बाउंड टू टेक द लीड फ्रॉम हिस्ट्री टिल हर ट्रीटमेंट। और आपने किसी कभी अब समरी की आपकी ड्रिल्स होंगी, और अनफॉर्चुनेटली यू ऑल आर वेरी पैथेटिक इन मेकिंग द समरी। समरी ऐसा नहीं है कि घोल के पिला दूंगी तो तुम लोग पी लोगे और आ जाएगी, इस पे एफर्ट करनी है। द मोर यू विल पुट एफर्ट इन मेकिंग समरीज, द मोर यू विल लर्न। अदरवाइज तुम सब समरी में एज ए होल, तुम्हारे सीनियर जूनियर सब गंदे हो, जो पास भी हो गए वो भी गंदे हैं, ठीक है। दिस इज एन आर्ट, एंड आर्ट कैन बी लर्न बाय बाय डूइंग प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो जितनी इस पर ड्रिल्स करें। ये इस तरह सिंपल नहीं है कि जो चीजें हिस्ट्री पे पॉजिटिव है, जो एग्जामिनेशन पे पॉजिटिव है, जो इन्वेस्टिगेशन में पॉजिटिव है, वो समरी है। दिस इज नॉट दैट मच सिंपल। करोगे तो आएगी, ठीक है। ओके, स्ट्रक्चर डिस्टिंक्शन में भी यही होता है कि हिस्ट्री से मुराद ये है कि जो सिनेरियो में चीफ कंप्लेंट है उससे आपने लेनी है, काजेस एक्सक्लूड करनी है, रिस्क फैक्टर्स देखने हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनर से पूछनी है, एग्जामिनर इनवाइट नहीं भी करता तब भी पूछनी है, इन्वेस्टिगेशन तब भी पूछनी है, और ट्रीटमेंट तब भी करनी है। यही मकसद होता है बस। वो जो आंसर द एग्जामिनर क्वेश्चन है वो यही है, ठीक है। तो मैंने बोला था पाम को इनसे मुश्किल हो जाता है हिस्ट्री लेना, वो रेडी के वक्त काम आती है। तो हाउ यू विल अप्रोच, तो यही है कि ए से पेशेंट से पूछे मेनोरिया एनीमिया अगर हैवी ब्लीडिंग है, बी से ब्लीडिंग पैटर्न एंड डिसऑर्डर। और ब्लीडिंग पैटर्न से मुराद ये है कि ऑलवेज कंपेयर इट विद द प्रीवियस वन। पहले क्या था अब क्या है, वॉल्यूम पे कमेंट करना है, पहले क्या था अब क्या है, ड्यूरेशन पे कमेंट करना है, पहले क्या था अब क्या है, फ्रीक्वेंसी पे कमेंट करना है, पहले क्या थी अब क्या थी, एसोसिएटेड फीचर्स हैं IMB, PCV, डिस्चार्ज, पेन, पहले क्या था अब क्या, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। सी से क्वाइटस रिलेटेड या प्रोवोक्ड ब्लीडिंग तो नहीं है, डी से ड्रग्स तो नहीं खा रही, ई से एंडोक्राइन हिस्ट्री सारी ले लें,
एफ से फाइब्राइड फॉरेन बॉडी का पूछ लें, पैसरी से भी ब्लीडिंग हो जाती है जिसमें बोला नॉट येट क्लासिफाइड, जी से ग्रोथ या मैलिग्नेंसी, एच से हार्मोन्स, एसीपीज, विथड्रॉल ब्लीडिंग, आई से इन्फेक्शंस और जैसे जॉन्डिस, सिरोसिस। तो इस तरह चलेंगे तो आप कोई पॉइंट मिस नहीं करेंगे। जब भी आप हिस्ट्री की अप्रोच करें, दिस इज यू नो इफ यू आर गुड इन हिस्ट्री यू आर गुड इन क्लिनिकल। आप हिस्ट्री में अच्छा फेल हो ही नहीं सकते कहीं भी, ना क्लिनिक पे, ना प्राइवेट प्रैक्टिस पे, ना वार्ड्स में, ना एग्जाम में। तो इतना रायता बिखरा हुआ होता है हिस्ट्री का दिमाग में, ऐसे तूफान आया हुआ होता है, क्वेश्चन बेतहाशा आ रहे होते हैं यार, कोई उनकी बाउंड्री ही नहीं होती, कोई उनकी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होती। एक बेहंगम तरीके से पूरी ट्रेनिंग में यही काम करते हो, ओपीडीज में यही काम करते हो, प्रैक्टिस में भी यही काम करते हो, डोंट डू दिस, और ये तुम्हें कोई बताएगा भी नहीं। तो इसको भी रहने दें बायोडाटा को। आपके जो दिमाग में स्टेप्स होने चाहिए ना हिस्ट्री के, वो ये 3 ही होने चाहिए, 1, 2 एंड 3। आपने पेशेंट को अप्रोच किया है ना, कोई मसला लेके आएगी ना, तो वो जो मसला है ना, यही तो असल मसला है जिसको तुम ओवरलुक कर देते हो। यही मसला तुम्हें लेके जाएगा डायग्नोसिस बनाने तक और मैनेजमेंट तक। इस मसले को तुम भूल गए, तुम सारा केस खराब करके बैठ जाओगे। फोकस ऑन दिस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, ठीक है। उससे पूछेंगे और उसने क्या बताना, लेट हर टू स्पीक 2 या 3 दफा, वो खुद आपको कैच पॉइंट्स दे देगी, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन शुरू में कर लें 1-2, उसके बाद आपको अंदाजा जाएगा पेशेंट कोऑपरेटिव है नहीं है, सेंसिबल है नहीं है। डोंट वेस्ट मच टाइम, लीडिंग क्वेश्चन करें और अपना काम करें। जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट तभी होगा जब आप चीफ कंप्लेंट को इस अंदाज में, जैसे भी हमने किया ना एबीयूबी की डायसेक्शन, हमने सारा पैटर्न भी पूछा है, चीफ कंप्लेंट भी पूछी है और हमारे सारे डेडी भी निकल आए हैं। इसी तरह बिलीव मी मैसिव ड्रामा इन फर्टिलिटी सब पे हम आपको करवाएंगे एंड योर लाइफ विल बी हलवा। तो पहला जो स्टेप है ना, वो आपका एम ही यही है कि चीफ कंप्लेंट को मैंने इस अंदाज से पेशेंट से वो इंफॉर्मेशन लेनी है कि मैं 1 या 2 डायग्नोसिस बना सकूं। डायग्नोसिस स्टेब्लिश हो गया है तो मैं वही उस पे 1 या 2 रिस्क फैक्टर्स पूछ सकूं, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं रिस्क फैक्टर्स। ये आपने ट्रीटमेंट प्लानिंग में यही तो करना है कि मोटी है तो भाई इसका वजन कम कराना है, खाती पीती नहीं है तो मैं इसकी डाइट एजुकेशन करनी है, ठीक है। बहुत बेकरी प्रोडक्ट्स खाती है, शुगर है तो फिर डाइट मॉडिफिकेशन करानी है इसकी, या जो है प्रोलैप्स है या तो हाउस होममेड मेड है तो मेरे प्रोफेशन थोड़ा मॉडिफाई कराना है इसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप 1 अगर आपका अच्छा है ना, पूरी हिस्ट्री, मैंने बोला ना पूरे स्ट्रक्चर डिस्कशन और क्लिनिकल केस की जान हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री की भी जान अगर 3 पॉइंट्स हैं तो ये पहला पॉइंट है जो हिस्ट्री की जान है, ठीक है। और वो है कि आपने चीफ कंप्लेंट को कितने सलीके से पूछना है कि इंफॉर्मेशन वो मिले जैसे डेडी बने, और डेडी बन जाए तो फिर वो है क्या, मतलब डायग्नोसिस तो ये बन गया तो फिर इसको है क्यों, कौन से एग्रावेटिंग और काजेटिंग फैक्टर्स हैं जिनको मैं मैनेज करूंगी तो ये डिजीज ठीक हो जाएगी। शुगर का इलाज इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स नहीं है, शुगर का इलाज है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो वो पता तभी चलेगा ना जब उसके लाइफस्टाइल में घुसोगे। दूसरा स्टेप फॉर्मल हिस्ट्री है, ये सबको आनी चाहिए, लेकिन अच्छी बात ये सब में एक ही जैसा है, सभी में ओब्स की, गायनी की, मेडिकल, सर्जिकल, ड्रग्स, सोशल हिस्ट्री पूछनी दैट्स ऑल, ठीक है। इसको छोड़ दें बीएमआई ब्लड ग्रुप। तो ये हो गया। स्टेप 3 से मुराद ये है कि ये जो आपने स्टेप 1 पे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली, या मे भी स्टेप 2 पे 2-4 बातें और मिल जाएं आपको, मेडिकल कंडीशन में डायबिटीज निकल जाए गायनी के पेशेंट में जिसकी सर्जरी करनी है, कार्डिक निकल आए जिसकी सर्जरी प्लान करनी है, तो सर्जरी प्लान नहीं करेंगे, कोई और लो रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन आ सकती है। तो स्टेप 3 में जो है ना, हमने ट्रीटमेंट प्लानिंग करनी है। ट्रीटमेंट प्लानिंग, देखिए मरीज है ना, मरीज को मसला है ना, तो ट्रीटमेंट प्लानर आप कैसे हो सकते हो, वो होगी, डिस्कस विद हर। एचएमबी उसको है ना, तो हाउ यू कैन से कि माइनर रख लो, डिस्कस विद हर, रखनी है या नहीं रखनी, वो कहती है नहीं रखनी, व्हाट नेक्स्ट, हाइपरप्लेजिया लेके बैठे हो, माइना वो रखेगी नहीं, तो व्हाट नेक्स्ट, डिस्कस हिस्टेक्टमी विद हर, ठीक है। तो स्टेप 3 में आपकी जो पेशेंट से कम्युनिकेशन होने वाली है वो उसकी कंसर्न्स, उसकी एक्सपेक्टेशंस पे होने वाली है, ठीक है।
अगर पेशेंट मेनोरेजिया के साथ है, उसने खा लिया आयरन, या मेनोरेजिया के साथ है, उसने नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट खा ली है, तो स्टेप 3 में आप पूछें क्या ट्रीटमेंट ली थी पहले। अगर वो ली थी, वो सही तरीके से ली थी। अगर नहीं सही तरीके से ली, तो इसको अगर हम सही तरीके से दें तो फिर हम आपको दोबारा देख लेते हैं। अगर सही तरीके से ली थी तो फिर हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। तो योर स्टेप 3 ट्रीटमेंट प्लान तभी होगा ना जब आप पेशेंट से पूछोगे कि पहले क्या किया था, क्या इन्वेस्टिगेशन या वर्कअप हुआ है, अब क्या चाहती हो। ये हमारे पास ऑप्शन है, हमें ये लग रहा है, हम अब आपके साथ ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसके मार्क्स होते हैं। और आप में से 80% बच्चे ये बात तब समझते हो जब एक अटेम्प्ट खराब कर देते हो। लिटरली एक दफा फेल हो जाते हो तब समझ आती है। तो आपने वो सीपीएससी के लेस देन 5% बच्चों में नहीं रहना जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हैं। सॉरी मैं क्या बोल, जो उन 95 में नहीं रहना जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं होते। आपने वो बनना है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लिनिकल्स करने हैं, क्योंकि आपको कोई बताने वाला पहले से मिल गया है। Opportunity is now available at your doorstep. There is someone who knows what you are going to do. ठीक है। और मैंने बोला था शुरू में ही, आज की थीम है कि जिंदगी में ना पछतावे नहीं लेने, हमने रेग्रेट्स नहीं होने। ठीक है, हार या फेल हो जाए बट पछतावे नहीं। और ये पछतावे हैं कि ट्रेनिंग में ही नहीं एफर्ट की, ट्रेनिंग में नहीं की तो अब टाइम मिल गया, अब नहीं की। ओके, तो ये हमारे ना हिस्ट्री के 3 स्टेप्स हैं, और ये इससे आपकी जिंदगी इस कदर आसान हो जाएगी। और आई नो डीप डाउन यू विल प्रे फॉर मी। आई नो जब ओपीडी में बैठोगे और इतनी लंबी ओपीडी होगी तो तुम 100 मरीज आराम से देख लोगे और सबके सब ठीक होंगे इफ यू आर फॉलोइंग द 3 स्टेप्स। वरना वो लंबी चौड़ी कहानियां, आप खुद भी, आपकी बाउंड्री वॉल सेट नहीं है ना, मरीज को समझ आ रही ना आपको आ रही, और बस पूछे जा रहे हो उल्टे सीधे क्वेश्चन, उनका कोई तुक ही नहीं है। ठीक है, वो फिर वो तो वो सांप सीढ़ी का खेल है। तो ब्लीडिंग पैटर्न कॉलेज ने भी बोला है, रेगुलरिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन के टर्म्स पे ही आप कर सकते हो ज्यादा। सॉरी, रेगुलरिटी मैंने शायद मिस की थी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्रीक्वेंसी पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे रेगुलरिटी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन 50% इट गोज विद एचपीओ, 50% इट गोज विद एंडोमेट्रियल। जैसे पोलिप है, अब पोलिप में तो साइकिल रेगुलर नहीं होगा, उसको बार में बार स्पॉटिंग होती रहेगी, ब्लीडिंग होती रहेगी अगर पोलिप ज्यादा है। तो 50% यू विल सी irregular pattern in ovarian and pituitary cases, and 50% you will see it in endometrial cases as well. But regularity का जो क्लासिकल खराब होना है ना, it goes with ovary and pituitary, और वॉल्यूम का जो क्लासिकल खराब होना है, it goes with endometrial। हमेशा पैटर्न को वॉल्यूम, रेगुलेटरी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, एसोसिएटेड फीचर्स, आईएमबी, पीसीबी, डिस्चार्ज, पेन, इन पे कंपेयर करें। हमेशा प्रीवियस हिस्ट्री के साथ कंपेयर करें, अदरवाइज यू कैन नॉट इस्टेब्लिश द पैटर्न। वो सिर्फ गप है। वैसे हमें तो खैर ये किसी ने बताया था, ट्रेनिंग में नहीं बताया था, काश कोई बता देता। पूरी ट्रेनिंग गुजर गई, पैटर्न नहीं समझ आया, उल्टी सीधी बातें समझ आई। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगी, हाउ टू मेक इन्वेस्टिगेशन, ये पॉम कॉइन था। एचएमबी पे अगर स्टेशन आ सकते हैं तो आ सकता है पाइप तक रीचिंग, और एचएमबी की स्ट्रक्चर डिस्कशन आ सकती है। एक्चुअली कोई मॉक लिया था मैंने 2022 में, वो आ गया है, छोड़ो उसको। तो दैट वाज अबाउट टुडेज डिस्कशन। एक डेमो सेशन हुआ एचएमबी का, एयूबी का, कि कैसे अप्रोच करना चाहिए। सेम विल बी लाइक इनफर्टिलिटी, मास एब्डोमेन and medical disorder, fetal medicine, contraception, oncology and urogynecology. इतनी एफर्ट कर लोगे बिफोर कमिंग द रिजल्ट, बिफोर अपेयरिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर क्रैश कोर्स, तो 80% सुधरे हुए होंगे। ठीक है जी। डॉक्टर हया, मन्नान, मुसर्रत, शाजिया, you can unmute yourself. Any feedback if you want to share, any comment, any query. वैसे मैंने म्यूट नहीं किया हुआ तुम लोगों को। जी मैम, आपने नहीं म्यूट किया हुआ, बस हम वो भी सोच रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें। बस शुरू करना ही मसला होता है, शुरू कर दो। ठीक है, और मैं बोल तो रही हूँ ना, पूरा पैनल आपको अवेलेबल है, पूरा पैनल, अकेले नहीं हो।
just start it, and we will, give it a very nice end together as a team. मैडम इतना पढ़ने के बाद भी एग्जाम अच्छा ना हो तो क्या करें? और पढ़े और मेहनत करें. Inshallah. If it was difficult for all others. ठीक है? तो you people will make it. But अभी जो वाइज तरीका है वो ये है कि do not think about the exam, क्योंकि अब हम पीछे नहीं जा सकते, हमने आगे जाना है. जैसे मैं कहती हूँ ना, एल्गोरिथम में हमेशा आगे जाना होता है. थ्योरी के बाद भी हमेशा आगे जाना होता है, और वो यही है. So we will start from 12th of Feb. तो again course coordinator का number है ये. Anyone who want to approach can approach. Okay. जब आप लोगों का थ्योरी का रिजल्ट आ जाएगा ना, तो फिर उसके बाद ना पेपर पे एक और सेशन होगा आप लोगों के साथ, जैसा मेरा हमेशा होता है. और फिर वो लोग स्पोर्ट ग्रुप में चले जाते हैं जिन्होंने थ्योरी देनी होती है, और वो क्रैश कोर्स में आ जाते हैं जिन्होंने वाइवा देना होता है. लेकिन रिफ्रेशर या बिगिनर कोर्स क्लिनिकल तो सबको लेना चाहिए. उनको भी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं आईएमएम के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर या फोर्थ ईयर या थ्योरी दे दी. ठीक है, ओके, चलें, गुड नाइट. अल्लाह हाफिज़.